أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum everyone for another session. Let me just go ahead and give a brief intro on VOTP before we get our esteemed guest, Brother Bakas, to go ahead and explain to us what tariffs are all about. What is underlying philosophy behind the tariffs and how it is going to impact us and the world around us. So VOTP stands for Voice of the People, and VOTP was launched after October the 7th, and the whole point was to raise the awareness among the common man, among the grassroots, that our voice does have a lot of value, a lot of impact, and a lot of power. And as a part of this, we want to create awareness of the current issues going on. Mr. Fana, your voice is not coming through. Sister Fana? Subhanallah, we all are aware of these recent tariffs, up and down, being announced, being withheld, all this going on. And US is the one which is imposing these tariffs. So we want to understand what these tariffs are all about. Why are they imposing these tariffs, and how it is going to affect us. So we have with us Brother Waqas, and Brother Waqas is a IT professional leading a hospital IT technology in Pakistan. And his passion is learning economics and politics, how they intertwine and how they create impact and how they influence changes in the world. So inshallah, Brother Waqas, without any further ado, we would love to learn about tariffs. It's a new term we have heard, tariffs, and please explain to us and educate us on this. Welcome. जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल बहुत ही बर्निंग इशू है, और हर तरफ जो है वो, अगर आप यूट्यूब में थोड़ा सा भी आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड हो या फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, तो आपको टन्स ऑफ टन्स जो है वो जो वीडियोस हैं और जो टॉक शोज हैं वो इसी मौजू पे हैं कि टैरिफ्स जो हैं वो लग गए हैं और ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। तो इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, हिस्ट्री के इस पॉइंट पे ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके पीछे क्या फिलॉसफीज जो हैं वो कार फरमा है, अंडरलाइंग फिलॉसफीज क्या हैं, और ये कब तक ऐसा मामला रहेंगे, और ये किस इवेंट के बाद उम्मीद है कि वर्ल्ड जो है वो, खैर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि माजी में जब जब ऐसे ऐसे मौके आए कि जब दो अंपायर्स या दो, एक इमर्जिंग अंपायर और एक जो एग्जिस्टिंग अंपायर थी हो, वो आपस में अगर जब कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं तो ऐसे सूरत हाल जन्म लेती रहती हैं। तो इंशाल्लाह हिस्टोरिकली भी बात चीज़ों को हम रेफर करेंगे। तो आइए हम इसको स्लाइड बाय स्लाइड देखते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ इज टाइप ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी विच इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैज टू पे। यानी कि कोई भी मुल्क जब चाहता है कि मेरे मुल्क में कुछ चीज़ें इंपोर्ट हों, यानी बाहर से चीज़ मेरे मुल्क में दरामद हो, तो उसकी मर्जी होती है कि उस पर वो कोई ड्यूटी, इसको टैरिफ भी बोलते हैं, टैरिफ कहें, ड्यूटी कहें, इंपोर्ट ड्यूटी कहें, वो उस पर मैं लगाऊं या ना लगाऊं, जिसका एक प्रोगेटिव होता है कि उसकी मर्जी होती है कि वो उस पर रेवेन्यू रेस करना चाहता है कि नहीं चाहता। अब इसके पीछे बहुत सारी जो है वो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि अगर उस मुल्क में वो चीज़ नहीं बनती है तो लाजमन वो चाहेगा कि कम से कम इंपोर्ट ड्यूटी हो ताकि कंज्यूमर को जो है वो सस्ती चीज़ें मिल सकें, या अगर उसके मुल्क में वो चीज़ बनती है और वो चाहता है अपने मुल्क की उस चीज़ को सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, तो वो एक टैरिफ ड्यूटी लगा देता है। लेकिन चले फिलहाल तो भी हम इसकी जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि ये टाइप ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी होती है जो कि इंपोर्टर, यानी उस मुल्क में, जैसे यूएस में अगर कोई चीज़ बंदा मंगा रहा है, लैपटॉप मंगा रहा है, तो जो लैपटॉप मंगवा रहा है वो शख्स इंपोर्ट ड्यूटी पे करेगा। और कभी कभार बाद रेयर केसेस में वो जो एक्सपोर्टर है वो उससे कह देता है कि यार तुम पे कर दो, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है। अभी इस वक्त पाकिस्तान, इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है वो यकीनन यूएस इंपोर्टर को ही पे करना पड़ेगा, और वो इतना बेनिवोलेंट तो है नहीं कि वो खुद ही बियर करेगा कॉस्ट, ऑब्वियसली इसको पास ऑन करेगा कंज्यूमर पे, रिटेलर पे, और जो रिटेलर है वो पास करेगा कंज्यूमर पे।
नंबर 2 पॉइंट जो है वो है अ टैक्स और ड्यूटी टू बी पेड ऑन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। अगेन जो अच्छे रैशनल मुल्क होते हैं, जो अक्लमंद मुल्क होते हैं, यहाँ पे हम इन कंट्रास्ट ऑफ यूएस बात कर रहे हैं कि वो फिर बहुत गौर व खौस करते हैं कि हमें अपने मुल्क में किन चीज़ों पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी है, किस चीज़ पे नहीं लगानी है, किस चीज़ों को हमें इवन जीरो पे आने देना है, जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी पे आने देना है, ताकि हमारा जो कस्टमर है, हमारा कंज्यूमर है, हमारी आवाम जो है वो उसका रिलीफ ले सके, बेनिफिट ले सके। और बात चीज़ों को आप चाहते हैं कि नहीं यार, हमारे मुल्क की, इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की फलां प्रोडक्ट जो है वो मुल्क में भी अच्छी बन रही है, और चूंकि मास प्रोडक्शन की वजह से दुनिया के बाद मुल्क जो है वो बहुत सस्ता बना लेते हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो उस मुल्क की अपनी इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स करेगी, और जॉब क्रिएशन का जो मसला है और जो बेरोजगारी का मसला है वो ज़्यादा जो है प्रिवेल करेगा। तो उसको बचाने के लिए आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं कि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, वो चीज़ खुद ब खुद थोड़ी सी महंगी हो जाएगी। जब महंगी हो जाएगी तो जो आम आवाम है वो चाहेगी कि हम सस्ती वाली चीज़ लें, तो इवेंचुअली आप जो है अपने मुल्क की इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे होंगे ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, जो मैंने कहा जिस तरह से कि एम्प्लॉयमेंट है उसको रेस्क्यू करना है, सेव करना है, और एक्सपेंशन है, उस मुल्क की अपनी जीडीपी है, उस जीडीपी को भी उस मुल्क की जीडीपी को जो है वो कंट्रोल करना है या उसको श्रिंक होने से बचाना है। ठीक है, जीडीपी इंशाल्लाह मैं आपको आगे शायद वर्ड आएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा व्हाट जीडीपी इज। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट्स इम्पोज टैरिफ टू रेज रेवेन्यू, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और एक्सर्ट पॉलिटिकल लेवरेज ओवर अनदर कंट्री। ये तीसरा पॉइंट है, टू एक्सर्ट पॉलिटिकल लेवरेज ओवर अनदर कंट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस यूएस टैरिफ के केस में हम ये चीज़ देख रहे हैं, और इसको हम आगे इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे कि ये बुलिंग क्या होती है, और ये लीवरेज तो खैर चल अच्छा वर्ड है, लेकिन ये तो बुलिंग के हद तक जा रहा है मामला, तो ये क्या है, क्यों है। चौथा पॉइंट जो है वो है टैरिफ। टैरिफ ऑफन रिजल्ट इन अनवांटेड साइड इफेक्ट्स सच एज हायर कंज्यूमर प्राइस व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो अल्टीमेटली मगर इसमें एक जो पॉइंट की बात है वो शायद अगली स्लाइड में भी आ जाएगा, वो ये है कि वीएटी, सेल्स टैक्स और ये इम्पोर्ट ड्यूटी या टैरिफ, ये सारे कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इंशाल्लाह आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में अगली स्लाइड्स में मालूम चल जाएगा कि क्यों ये डेट्रीमेंटल हैं फॉर द मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो आज हम जमा हुए हैं वो खास तौर पे इस वजह से जमा हुए कि हम यूएस का जो ये करंट केओस है, जिसे तमाम दुनिया पे जो है वो इंड्यूस किया हुआ है, वो उसकी वजह क्या है, और क्या अमेरिका पहले से ऐसे था, ऐसा कर माजी में उसने क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहा है। तो हमें कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की हिस्ट्री में, और उसमें ये बात अभी भी आप जान लीजिए कि अमेरिका इस वक्त 24 to 26% वर्ल्ड जीडीपी की है, यानी बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड है। चाइना इसको भी सरपास नहीं कर सका है बाज़ हवालों से, और 2030 में उम्मीद है कि चाइना सरपास कर देगा, लेकिन स्टिल इन 2025 अमेरिका इज द बिगेस्ट वर्ल्ड इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी और इन टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी। ये रियल में और उसमें फर्क ये होता है कि रियल जीडीपी ये होती है कि इसके अंदर जो इन्फ्लेशन है, डॉलर की जो इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं उसको शामिल नहीं किया जाता, और एक रेफरेंस टू पास्ट 5 years 10 years उसके तनाजुर में बात की जाती है, पर्सपेक्टिव में। तो रिगार्डलेस ऑफ दिस माइन्यूट टर्म रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, अमेरिका इज द बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। जीडीपी ग्रोथ इज अराउंड 2.8% इन पास्ट 5 years। अच्छा, अमेरिका जो है, ये बस समझिए कि जो यूरोप का हाल है इस वक्त स्टैग्नेशन का और रियल ग्रोथ के ना होने का, वो अमेरिका का नहीं है। अमेरिका यूरोप से बहुत अच्छी हालत में है, और अमेरिका इवन इन पास्ट 5 to 6 years 2 to 2.5 to 2.8 इवन 3.1 की ग्रोथ से भी आगे बढ़ रहा है, यानी इसकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है 2.5 to 3% पर ईयर। सिर्फ ये कोविड के ईयर में थोड़ा सा मामला खराब हुआ था अमेरिका का, लेकिन ओवरऑल अमेरिका की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो वो इतने परेशान को हालत में नहीं है। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें इतना इमरजेंसी नहीं है अमेरिका में। कि इमरजेंसी कहाँ हो रही है अमेरिका के अंदर, और ये अगेन हो सकता है अगली स्लाइड में फिर ये बात आए कि ये डेकेड्स की जो है वो रॉन्ग पॉलिसीज हैं, और अपनी जो सुपरियॉरिटी को और अपनी वर्ल्ड पावर को जो एंजॉय करने की में जो एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इंसान जो है वो अपने बुरे दिन को भूल जाता है, या वो डिसिप्लिन को नहीं रख सकता इंटैक्ट। तो वो उसी की वजह है जो आज अमेरिका को ये अजीबोगरीब फैसले करने पड़ रहे हैं और अपना थूका वो चाटना पड़ रहा है। जैसे भी हाल ही में कुछ फैसले ट्रंप ने लिए दोबारा, तो लोग हंस रहे हैं
लोग हंस रहे हैं कि तुमने पहले करना था तो तुमने पहले क्यों किया, अभी करना था, तो ये सब चीजें वगैरह। तो मगर जो अमेरिका को जो हर्ट कर रहा है वो है इसका फिस्कल डेफिसिट इशू हर्ट कर रहा है। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम चूंकि इकोनॉमिक सीरीज माजी में भी कर चुके हैं VOTP के प्लेटफॉर्म पे, तो अच्छा है कि बास टर्मिनोलॉजीज को भी आपकी आगाही हो जाए, नॉलेज हो जाए, क्योंकि भाई आने वाले प्रेजेंटेशंस में हम इन चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि पूरे साल के अंदर जो आमदनी है अमेरिका की, किसी भी मुल्क की आमदनी है और अखराजात हैं, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। तो इस हाथ में आपको एक नज़र भी आ रहा होगा चार्ट, कि अमेरिका का रेवेन्यू जो है वो 4.92 ट्रिलियन है, लेकिन स्पेंडिंग जो है वो 6.75 ट्रिलियन है। तो ऑब्वियसली डेफिसिट क्या हो गया, 1.8 ट्रिलियन डॉलर डेफिसिट। बहुत बड़ी रकम है ये। पाकिस्तान का टोटल डेट जो है वो 124 या 131 बिलियन है। यहाँ पे हम सिर्फ अमेरिका की एक ईयर की, एक साल की जो डेफिसिट है वो बयान कर रहा हूँ मैं, 1.8 ट्रिलियन। तो यही ट्रिलियन, ये जो 1.8 है, ये एक्यूमुलेट होते 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 ओवर द इयर्स 2025 में 36 ट्रिलियन बन चुका है। जो अमेरिका के जो इलीट तबकात हैं, या अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, अमेरिका की जो पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर्स हैं, उनको ये कंसर्न है कि यार ये 36 ट्रिलियन डेट हमें वो रीपे तो करना है ना। नो मैटर कि हम एक वर्ल्ड पावर है, नो मैटर हमारी करेंसी रिजर्व करेंसी है, स्टिल क्योंकि आपने सूद पे करना होता है इन डेट पे, तो वो आपकी स्पेंडिंग में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो होता है, और आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। In 2024, the US goods and services trade deficit records reaches 918.4 billion dollars, a 17% increase from 2023। अब ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हर साल ही हमारा जो है वो 20%, 17% जो है वो डेफिसिट इंक्रीज किया जा रहा है। और जब डेफिसिट इंक्रीज करेगा तो बार बार वो हमारे जो जो नेशनल डेट है उसमें इजाफा होता रहेगा अमेरिका के। तो ये वो एक पीछे लॉजिक है, या पीछे वो साइंस है जो ट्रम्प के दिमाग में। देखिए, ट्रम्प ऑब्वियसली अपने मुल्क के लिए खैर खा तो होगा ना, उसने इतना जबरदस्त वोट लिए हैं, तमाम स्विंग स्टेट को उसने डेमोक्रेट को बीट किया है। तो सारी बात है, अब हम दिल का तो नहीं जानते, लेकिन ये कि अमेरिकन जो ब्लू कॉलर पब्लिक है और जो मिडिल क्लास है उसको उसने इम्प्रेस तो किया है ना अपने पिछली स्ट्रेटजी से, अपनी बातों से, कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो कोशिश तो वो कर रहा है, लेकिन अभी हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि वो कौन सा रॉन्ग पाथ चूज कर रहा है अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। तो ये US इकॉनमी बाय नंबर्स है, जो आज 2024 में 2025 में उसका ये हालत हो गई है। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स आप जानते हैं कि, हम जानते हैं कि डेवलप हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसके अंदर ब्रेटन वुड जो एक एग्रीमेंट था जिसके तहत डॉलर को रिजर्व करेंसी बनाया गया। फिर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे कायम किए गए, और दुनिया भर के मुल्कों को कहा गया कि तुम डॉलर रिजर्व रखो अपने पास, क्योंकि डॉलर जो है इज लाइक अ गोल्ड। और दुनिया की ट्रेड जो होगी वो डॉलर में होगी, डॉलर पैक होगा गोल्ड के साथ, वो सर्टेन आउंस से, जो एटलीस्ट US ने स्टार्ट में कमिट किए थे 1945 में। और हम जानते हैं कि 1971 में रिचर्ड निक्सन ने इसको भी जो अबैंडन कर दिया, और कहा कि अब US इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है, इतनी रिजीलियंट है, और मिलिट्री माइट उसकी इतनी हैवी है कि उसको जरूरत नहीं है किसी कमोडिटी के साथ या डॉलर या गोल्ड के साथ पैक करने की या अटैच करने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया ने इसको तस्लीम करना पड़ा, मरता क्या ना करता, एक वर्ल्ड पावर है वो ये बात कह रही है। तो ये एंजॉय किया है अमेरिका ने 1945 से लेकर टिल येट। फिर जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरा यूरोप तबाह हो चुका था, जापान तबाह हो चुका था, जापान को तो खुद अमेरिका ने तबाह किया एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट करके। और चाइना चाइना तो बिल्कुल सिक नेशन था। चाइना तो कहता है कि वो दौरे दौरे जाहिलियत और दौरे दौरे जिल्लत था। चाइनीज हिस्ट्री पढ़े आप तो वो 1970 तक तो अपने आप को कहते हैं कि हम तो जिल्लत की गहराइयों में थे। तो पूरी दुनिया में एक ही मैन्युफैक्चरिंग हाउस था, वो था अमेरिका। तो अमेरिका ने जब देखा कि इस वक्त हम दुनिया का कहते हैं कि 50% गोल्ड, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं तो चेक भी कर लूंगा, कि दुनिया का 50% गोल्ड अमेरिका में था, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस अमेरिका था, जंग से इतना तबाह हाल भी नहीं था, सिर्फ पर्ल हार्बर में ही हमला हुआ था, तो उसके अलावा तो पूरा अमेरिका, वो भी हवाई में, तो मेन लैंड अमेरिका तो बिल्कुल इंटैक्ट था। तो अमेरिका ने इसको अगेन अपने बेनिफिट में यूज किया, एक्सप्लॉइट किया पूरी दुनिया को। पूरे यूरोप को उसने कर्जा दिया, जापान को कर्जा दिया, कहते हैं जर्मनी अब तक कर्जा दिए जा रहा है। शायद
हाल ही में शायद वो कर्जा पूरा हुआ है, लेकिन कर्जे पर कर्जा पूरे यूरोप के अंदर जो है उसने कर्जों में जो लोगों को जो है वो मार्शल प्लान, आप नाम सुना होगा आपने मार्शल प्लान। मार्शल कोई वो था, कोई शख्स था जिसने दौरा किया था यूरोप का और पैसे कर्जे दिए थे। तो मगर जो पॉइंट की बात है वो ये है कि अमेरिकन इंडस्ट्री इस वक्त बूम कर रही थी। तो अमेरिका को क्या सूट करता था? अमेरिका को सूट करता था फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन। तो अमेरिका ने जो है वो WTO के जरिए और मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स के जरिए और अगेन पॉलिटिकल बुलिंग के जरिए भी, जिसको मैंने यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी बेस्ड इकोनॉमी, इसके अंदर यूरोप के साथ मुआहदे हैं, यूरोप की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुआहदे हैं। नेटो नेटो आप जानते हैं कि एक सिक्योरिटी जो है वो ट्रीटी है। फिर जापान को जो है वो घुटनों पे लाकर, नीज पे लाकर उससे कहा कि तो भाई आप जो है वो अपनी अपनी यन की वैल्यू को जो है वो डाउनग्रेड करें, आप कंपीट नहीं करेंगे हमसे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में। जर्मनी के बारे में कहते हैं कि उनकी बहुत सारी गाड़ियों के फॉर्मूले, गाड़ियों के जो डिजाइन थे वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए। इतने अर्से तक जर्मनी को इजाजत नहीं थी कि वो स्टील प्रोड्यूस करे। बहुत सारे जो जंग के माहदे होते हैं या जो आप किसी की हेल्प करते हैं तो उसको आप जो उसको जो बुल्ली करते हैं या उसको जो आप नीचा नीचा करने की कोशिश करते हैं थ्रू एग्रीमेंट्स, वो चीज़ें हुई। और फिर हम नहीं भूलें इस बात को कि 1971 में जो पेट्रो डॉलर जो सऊदीया के साथ इनका हुआ था अमेरिका का, और जब सऊदीया का होता है तो ऑब्वियसली तमाम GCC कंट्रीज जो हैं, कतर, कुवैत, UAE और बहरीन वगैरह, इस खुद बहुत कंट्रोल में आ जाते हैं। तो वो पेट्रो डॉलर का जो मादा था वो ये था कि गल्फ कंट्रीज विल नॉट सेल ऑयल इन एनी करेंसी अदर देन डॉलर। तो ये वो चीजें हैं कि जिसके बाद अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल यानी कहते हैं ना लीप्स एंड बाउंड्स की तरह जो है वो ग्रो करना शुरू किया। और वो द ग्रेट बाउंटी और खुशियों के दिन जो टर्मिनोलॉजीज आती हैं हिस्ट्री में कि बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी, ये सब दौर है अमेरिका के जिसके अंदर एक्सुबरेंस थी, खुशहालियां थी और मजे थे वगैरह वगैरह। तो अमेरिका ने ये एंजॉय किया। जो अमेरिका एक पावर हाउस था इकोनॉमी का, मैन्युफैक्चरिंग का, इनोवेशन का, डेवलपमेंट का, तो अमेरिका ने अपने मिलिट्री माइट को भी यूज करते हुए उसको अपने बेनिफिट में यूज किया, दुनिया को एक्सप्लॉइट किया और अपनी चीजों को बेचा। और आज अमेरिका की इकोनॉमी आपने देखा कितनी स्ट्रांग है। उस लिहाज से कह रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ GDP एंड ग्रोथ। फिफ्थ पॉइंट हम अगेन पढ़ चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सुपीरियरिटी थी और इनोवेशन था अमेरिका में। लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग? फिस्कल इंडिसिप्लिन, ओवर स्पेंडिंग, नॉट टैक्सिंग द रिच पीपल एंड कंपनीज। तो ये जब ताकत पावर आती है अमीरों के हाथों में और उनके पीछे जो है वो कोई मॉरल फिलॉसफीज ना हो, एथिक्स ना हो, या अगर वो फिलॉसफीज हों भी तो वो एक इंसानी अकल पे बेस करती पॉलिसीज हों, इंसानी अकल पे बेस करती हुई जो है वो एंड एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो वही बात है कि आप जो है फिर आहिस्ता इनडिसिप्लिन का शिकार होते हैं। रोजवेल्ट के बारे में कहते हैं कि उसने काफी प्रूडेंट डिसीजन लिए और उसने टैक्स भी किया रिच। मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही? हेलो? आ रही है ब्रदर, आ रही है। थोड़ा सा ब्रेक, हाँ दिस लिटिल ठीक है। खींच रही है बट मैंने लेकिन it's coming. आई मेड श्योर के आवाज आ रही है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने तो कोशिश की अच्छी, उसके बाद यानी जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद उसने टैक्स किया। लेकिन उसके बाद बतदरीज जो है वो तमाम अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने अब टैक्स जो है जो हायर अप्स के टैक्स से उनको कम किया। और उसके पीछे फिलॉसफी यही थी कि भाई अमीर वेल्थ में इजाफा होगा, अमीर इंजॉय करेगा, अमीर प्रोडक्टिविटी लाएगा तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। अच्छा, ये सब सारी बातें जो है ना, ये सिर्फ जो है वो भूल भुलैया हैं, लेब्रिंथ है कि आप सिर्फ जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई तुम्हारे इलाके का अमीर आदमी जब अमीर होगा ना तो वो तुम पर खर्चा करेगा, वो नई नई फैक्ट्रियां लगाएगा। सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हिस्ट्री हैज शोन अस कि ऐसा नहीं होता। जब तक आप रिच पावरफुल कंपनीज को, रिच पीपल को सब्सटेंशियली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं करेंगे, ये मामला हल नहीं होंगे। लेकिन यही होता रहा कि मुख्तलिफ तरीकों से आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने हेल्प किया पावरफुल पीपल को। जाहिर बात है इलेक्शन के अंदर उनको, कैंपेनिंग के अंदर उनको फंड्स मिलते हैं, उनको डोनेशन मिलती है, उसको उन्होंने उसका पास रखना होता है। जैसे भी आप देख रहे हैं कि इलान मस्क का जो मामला है ट्रम्प के साथ। फिर मिस यूज ऑफ डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी। जो अमेरिका को पता था कि मैंने जो है वो डॉलर पैगिंग, डॉलर के साथ सॉरी गोल्ड के साथ जो है वो उसकी जो अटैचमेंट है और इसको जो पैग पैग करना होता है वो मैंने लूज कर दिया है। तो अब एक
इनडिसिप्लिन का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसके अंदर करेंसी प्रिंटिंग या बैंकिंग बैंकिंग जो बैंकिंग चैनल्स है उनके जरिए जो है वो जो मनी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है, जो हम व्हाट बैंक्स हाउ बैंक्स वर्क पे हम बात कर चुके हैं, इसको इंशाल्लाह हम रिपीट भी करेंगे आने वाली स्लाइड्स, आने वाले प्रेजेंटेशन में, और उसको रिवाइज भी कर लेंगे। लेकिन हम शायद आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि हाउ न्यू मनी इज क्रिएटेड आउट ऑफ नोवेयर। तो ये काम तो हर मुल्क कर सकता है, लेकिन जिस मुल्क की करेंसी एज अ रिजर्व करेंसी हो तो वो तो उसको और इंजॉय करता है, क्योंकि एक नए डॉलर का मतलब यह है कि वो इट्स रियल रियल मनी, यानी दुनिया के नजर में एक रियल मनी है। हालांकि अमेरिकन जानते हैं कि उन्होंने ये एक क्रिएट किया है आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन चूंकि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो गिरफ्त में है इस बात के कि भाई तमाम दुनिया के बैंक्स अपने सेंट्रल बैंक्स में रिजर्व रकम को खरीदेंगे और बेचेंगे, तो ये एक ऑटोमेटिकली ऐसा वैल्यू इंड्यूस कर देता है डॉलर के अंदर कि अगर अमेरिका मनी प्रिंट भी करे तो इसका इम्पैक्ट बहुत अरसे में पड़ता है। यानी अमेरिका अमेरिका कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी अगर प्रिंट कर दे और उसको इकोनॉमी में सर्कुलेट कर दे, क्योंकि अमेरिका को पता है कि मेरी ये डॉलर जो है मेरी इकोनॉमी में नहीं है, ये डॉलर जा रहे हैं अमेरिका की बाउंड्री के बाहर वाली इकोनॉमी में, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी में या चाइनीज इकोनॉमी में, तो उसका इम्पैक्ट चूंकि अमेरिकन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे नहीं पड़ता, तो ये वो एक एंजॉयमेंट है या ये वो एक पावर है जो अमेरिका ने एंजॉय की डेकेड्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो इसका इसने आराम से आप यानी आप चीजें खरीदे, डॉलर जो है वो आप ठीक है, यानी ये बैंकिंग टर्म्स में इतना आसान नहीं है जिसमें मैं आराम से कह रहा हूँ कि प्रिंट किया और कर दिया, कोई दुनिया देख रही होती है, दुनिया के इकोनॉमिस्ट देख रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा होता। वो आप लोन के जरिए या बैंकों से ही लोन क्रिएट करके खुद ही खरीद कर बॉन्ड्स बेचकर और आप मंथली सूद जो ईयरली इंटरेस्ट पे करके आप दुनिया को शो करते हैं कि हम तो एक डिसिप्लिन में हैं। लेकिन एनीवेज आपको ये टेंशन नहीं होती जैसा पाकिस्तान को टेंशन है ना, पाकिस्तान को टेंशन है, इंडिया को टेंशन है कि हम बेचेंगे तो डॉलर कमाएंगे तो फिर कुछ खरीद पाएंगे। ये टेंशन अमेरिका को नहीं होती। अमेरिका कहता है हम तो बॉन्ड्स बॉन्ड्स क्रिएट करेंगे, बॉन्ड्स पे सूद देंगे और जितने मर्जी चाहे डॉलर्स हम बाहर से इंपोर्ट कर लें या खुद बना लें। तो अमेरिका को वो खास टेंशन नहीं होती। अगर आप इसको मैं समराइज करूं, अगर आप दुनिया में किसी भी इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे ना कि दुनिया की इकोनॉमी डिफरेंट तरीके से वर्क करती है और अमेरिकन इकोनॉमी डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, जस्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट दे हैव द रिजर्व करेंसी स्टेटस है। तो मिस मिस यूज ऑफ तुम जो है सोई डॉलर नहीं हो अभी गया, तक? वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर रिजर्व सिस्टम। ये आप जानते हैं कि अमेरिका ने अपने डॉलर की जो पावर को है उसको इस तरह से भी वेपनाइज किया कि रशिया के 300 बिलियन डॉलर जो है वो यूक्रेन वॉर में फ्रीज कर दिए, अफगानिस्तान के 11 बिलियन डॉलर फ्रीज कर दिए, ईरान के साथ भी कर दिया, जिस मुल्क से भी इसको पॉलिटिकल इशू हो रहे हैं उसके डॉलर फ्रीज कर दिए। तो दुनिया वाले भी सोचने लगे कि यार ये क्या मजाक है, एक तो डॉलर हम पे इम्पोज किया गया कि हम डॉलर ही में परचेज करें सेल करें, और ऊपर से अगर कोई हमारा अमेरिका से फड्डा वड्डा हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो हम जो है वो हमारा फ्रीज कर देता है। तो एक हाल ही में जो यूक्रेन की वॉर की वजह से जो रशिया का जो डॉलर जो 300 बिलियन डॉलर 300 बिलियन डॉलर जो फ्रीज किए गए, उसने चाइना के भी जो है वो कान खड़े कर दिए। कभी कल कला को हमारे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो ये हमारे भी डॉलर फ्रीज कर देगा। तो ये भी एक पुश कर रहा है डी डॉलराइजेशन की तरफ, या वो इकोनॉमी जो डॉलर से पाक हो। तो इस तरह दुनिया पुश हो रही है और अमेरिका जो ये डेस्परेट मेजर्स ले रहा है, ये वजह यही हो रही है कि अमेरिका चूंकि अब उस पॉइंट पे आ गया है जिस पॉइंट पे उसको फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, या ये जो नेशनल डेट है उसका जो 36 ट्रिलियन का है वो उसको हर्ट कर रहा है। और उसको फिक्र हो रही है कि अगर मैंने आज से मेजर्स नहीं लिए तो हो सकता है 10 साल 12 साल 20 साल में मैं बिल्कुल ही यानी यूके बन जाऊं, जो आज का यूके है। तो खैर, तो हम अगेन देख रहे हैं व्हाट वेंट रॉन्ग। फिर अमेरिका में अंदर प्रोडक्टिविटी पर जोर कम होना शुरू हो गया, बल्कि मगर फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे ज्यादा जोर हो गया। यानी इसकी एग्जांपल आपको हाल इस तरह से दूंगा मैं कि जनरल इलेक्ट्रिक्स जो है, जीई, जो वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी अमेरिका की, उसका का हाल में आप पढ़े ना, हाल में वो क्या कर रहे हैं, हाल में वो बैंकों की तरह काम कर रहे हैं। यानी उनके पास जो रिजर्व्स हैं, जो उनके पास नेट रेवेन्यू या नेट इनकम है, उसको मजीद किसी नए प्लांट पे या नई फैक्ट्री में या नई इनोवेशन पे खर्च करने के बजाय लोगों को कर्ज देने में, सूद कमाने में, दैट्स व्हाट वी कॉल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो यूके का भी आपको पता होगा, आप लोग यूके में रहते हैं, सिस्टर फरीदा जानती हैं कि द सिटी बोलते हैं ना लंदन को, द सिटी वेयर फाइनेंशियल मार्केट्स वर्क। तो जैसा वॉल स्ट्रीट है तो लंदन द सिटी कहलाता है। तो
सिटी में क्या है, मतलब बैंक्स हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बस या तो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, या बैंक्स हैं, और इनका काम क्या है, इनका काम क्या है सिवाय इसके कि कर्ज देना, कर्ज पे सूद कमाना। तो अगर आपका फोकस इजी मनी की तरफ हो जाएगा, और इजी मनी ये है कि मैं किसी को कर्ज दूं और उससे सूद लूं, तो फिर उसको कहते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, और ये नेगेटिव सेंस में कहते हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। उस मुल्क की प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब उस मुल्क की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है, उस मुल्क में नए फर्म्स का लगना, नए प्रोडक्शन यूनिट्स का लगना, एम्प्लॉयमेंट का क्रिएट होना, वो स्टैग्नेट होता जा रहा है। और जो ऑलरेडी वेल्थ पड़ी हुई है, उसी को आप रीयूज कर करके आप समझ रहे हैं कि मैं 10 20 साल 30 साल 40 साल खींच लूंगा। वो आपने खींच लिया, जब खींच लिए तो आज यूके का हाल देखिए आप क्या हो रहा है। यूके में लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई 1% ग्रोथ की तरस गए। यहाँ पे लोग बैठे होंगे यूके के कि 1% ग्रोथ के लिए भी तरस रहे हैं। और ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आज आप जिस हालत में रह रहे हैं, उससे अच्छी हालत में अगले साल रहेंगे। तो ये मुसलमान तो है नहीं, मुसलमानों वाली बात तो है नहीं कि मुसलमान सब्र करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि आज अल्लाह ताला ने मुझे अगर खाना दिया है, मुझे अल्लाह ताला ने रहने को घर दिया है, और मैं अगर अगले साल भी उसी घर में रह रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है बंदा। लेकिन जो एक यूटिलिटेरियन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट जो फिलॉसफी है, जिसके अंदर आपको ये खलता है, ये काटता है आपको कि मैं अभी भी उसी गाड़ी में हूँ, मैं अभी भी वही मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ, मैं अभी भी उसी कपड़ों में हूँ जो मैं लास्ट ईयर था, तो वो आपके अंदर एक अनरेस्ट और एक क्योटिक जो है वो सिचुएशन क्रिएट करता है, जो कि एंड गैर इस्लामी है। लेकिन क्या है, अगर आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, वो इसी माहौल में हुई है कि एवरीथिंग इज ग्रोथ, तो ठीक है, यूके वाले इस वक्त 1% ग्रोथ के लिए भी तरस रहे हैं। फिर न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इंशाल्लाह इसको आगे हम देखते हैं। और लूजिंग कम्पिटिटिव एज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, हम जानते हैं अमेरिका इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स में, गाड़ियों में, मतलब यू नेम इट, सिवाय मतलब डिफेंस प्रोडक्शन में, कुछ आईटी सर्विसेज में, और स्पेस टेक्नोलॉजी में। ये दो चार चीजें ही हैं जिसमें अमेरिका इस वक्त कम्पिटिटिव एज पे है, यानी आगे है। बाकी तमाम चीजों में दुनिया अमेरिका से अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, दुनिया अमेरिका से ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो दुनिया को दे रही है, और सस्ती दे रही है। टेस्ला और बीवाईडी का इशू क्या है? टेस्ला जो है बेसिकली गाड़ी बुरी नहीं होगी वो, लेकिन बीवाईडी ने वही गाड़ियां उससे कम प्राइसेस में, उससे ज्यादा बेहतर क्वालिटी के साथ दुनिया भर को देना शुरू कर दी, और आपको तकलीफ होना शुरू हो गई। तो बीवाईडी गाड़ियां जो है कहते हैं अमेरिका में उन पर टैरिफ है, उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी है, कि किसी तरह जो मेरा दोस्त जो है इलॉन मस्क जो है वो नाराज ना हो जाए, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा इसको आगे तेजी से बढ़ लेते हैं, क्योंकि हम काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाई यूएस इज डूइंग दिस। एज यूएस इज स्टिल अ मिलिट्री सुपर पावर एंड वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, दस दस इट इज बुलिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि अमेरिका चूंकि अभी भी स्टेटस एंजॉय कर रहा है, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पावर का, द बिगेस्ट मिलिट्री माइट का, तो आने वाले 10 सालों की प्लानिंग कर रहे हैं ट्रम्प साहब। और ट्रम्प साहब अकेले तो नहीं कर रहे होंगे, ऑब्वियसली उनके पीछे थिंक टैंक होगा और न्यू कॉन्स हैं जो उनको मशवरे दे रहे होंगे कि अभी आप इसको इस्तेमाल कर लें अपनी इस पावर को, वरना आगे चल के शायद हमारे पास ये पावर भी ना हो, तो अभी कर लें तो बेहतर है। तो उसने अभी क्या किया, और उसने फौरन जो है वो टैरिफ लगा दिए, भी आपने देखा ही, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो फियर ऑफ फ्यूचर है अमेरिका को, कंटिन्यूसली ग्रोइंग नेशनल डेट अमेरिका के लिए कंसर्न है, डेट टू जीडीपी रेशो इज अ कंसर्न। ये भी अगेन आपके लिए अच्छी टर्मिनोलॉजी है, डेट टू जीडीपी बहुत यूज होगी फ्यूचर में, जब मैं इंशाल्लाह और भी प्रेजेंटेशन दूंगा इकोनॉमिक्स पे, कि आपकी जीडीपी और डेट का रेशो क्या है। अगर वो 100 से नीचे है तो भाई कम से कम एक साइकोलॉजिकल आपको लगता है कि नहीं यार, मैं जितना एक साल में सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ, मेरा डेट उससे कम है, तो आपको अंदर एक साइकोलॉजिकल एक कंफर्ट आता है कि यार इतना भी मैंने डेट डेट नहीं लिया हुआ। जैसे पाकिस्तान का 80% है, दुनिया की जो अच्छी अच्छी इकोनॉमीज हैं, पाकिस्तान को खैर मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान का अभी डेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन अभी भी 100% नहीं हुआ है। लेकिन ये एक रेशो होता है जो आपको एक इंडिकेशन देता है कि आपका जो डेट है इस वक्त आपकी जीडीपी से कितना बढ़ गया है या कितना कम है। तो अमेरिका का जो है 123 है, जो कि वेरी डेंजरस है। और उससे खतरनाक बात क्या है, वो ये है कि अमेरिका को हर साल $1 ट्रिलियन इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है। अमेरिका की जो सब स्पेंडिंग है पर ईयर, बजट स्पेंडिंग, उसमें जो सोशल सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, इसी तरह जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, मेडिकेड और मेडिकेयर, हाँ मेडिकेड और मेडिको 2 है शायद, ओबामा के जो थे, उस पर स्पेंडिंग हो रही है। नंबर 3 इंटरेस्ट पेमेंट है, नंबर 4 डिफेंस स्पेंडिंग है। हमें अक्सर लगता है कि शायद अमेरिका डिफेंस पे बहुत खर्च करता है। अमेरिका की डिफेंस स्पेंडिंग
4th या 5th पे है। तो नंबर 3 या 4 पे जो है वो इनकी इंटरेस्ट और डेट रीपेमेंट्स हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिका कितना अपनी इनकम का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे कर रहा है अराउंड द वर्ल्ड। और ये कोई छोटी बात नहीं है, अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बड़ी हर्ट होती है। अमेरिका की आवाम ये कह रही है कि भाई वो पुल जो है, ये पुल बने थे 1950 के दौर में, अब तक वो पुल रिनोवेट नहीं हुए, वो पुल वो जो ब्रिजेस हैं वो ठीक नहीं हुए। रोडों की हालत जो है अमेरिका में बतदरीज खराब होती जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि वो इलॉन मस्क जो है वो यूएस8 को खत्म करने की प्लानिंग कर चुके हैं और खत्म कर चुके हैं। इसी तरह डॉज के नाम पर, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम पर जो है वो फायरिंग शुरू हो चुकी है लोगों की। फेडरल सतह पर जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट तकरीबन खत्म हो चुका है। फेडरल अमेरिकन अमेरिकन फेडरल के यानी सेंटर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो है वो तमाम जो सब्सिडीज थी या हेल्प थी गरीब बच्चों को खाने के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से, जो सेंटर की तरफ से जो सूबों को यानी स्टेट्स को जो जाते हैं पैसे, वो बंद खत्म कर दिए गए। हेल्थ केयर के अंदर जो है वो डाउन साइजिंग शुरू हो चुकी है। तो ये निशानी किस बात की कि अब आप जो हैं वो अपनी इकॉनमी को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन इकॉनमी ठीक करने के लिए आपने जो रास्ता अपनाया है वो अपनाया है कि जहां जहां गरीब आवाम, मिडिल क्लास आवाम को तकलीफ होगी हम वो वाले काम करेंगे। वो काम नहीं करेंगे जिससे इलॉन मस्क को या क्रूनी जो दो बडीज हैं, और जो दोस्त हैं उनको प्रॉब्लम हो, उनको तकलीफ ना हो। तकलीफ किसको? मिडिल क्लास को हो, लोअर मिडिल क्लास को हो और लोअर क्लासेस को हो। तो इसी का मैंने तस्करा किया है कि रॉन्ग वे, रॉन्ग मेथड एंड अप्रोच। वो क्यों है? वो इसलिए कि inducing indirect taxes which is hurting and damaging middle class and lower classes. Importers pass on cost to consumers. जारी बात है कि जो सेल्स टैक्स होता है, वीएटी होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, या तीसरा ये टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी, ये तो रिगार्डलेस ऑफ क्लास ऑफ पीपल होता है। यानी इसमें तो ये नहीं देखता, यानी अगर टीवी है, अगर एक टीवी है वो एक या एक मोबाइल है या कोई और चीज है, वो अगर 10 रुपए की थी वो 20 रुपए की हो गई है, तो एक अमीर भी इसको 20 रुपए में ले रहा है और एक गरीब भी 20 रुपए में ले रहा है। तो मतलब आपने वो जो एक सेग्रीगेशन होती है कि मैं अपने अमीर तबकात को ज्यादा ज्यादा जो है वो टारगेट करूं और उनसे टैक्स लूं, और जो गरीब तबकात है उनसे डालूं, क्योंकि सेल्स टैक्स, वीएटी और इम्पोर्ट ड्यूटी ये तो ब्लाइंड होता है, ये नहीं देखता कि कौन खरीद रहा है। तो तभी कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो होती है वो रिग्रेसिव टैक्सेशन होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो होती है वो रिग्रेसिव टैक्सेशन होती है, और इनकम टैक्स जो है या वेल्थ टैक्स जो है ये दे आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो दुनिया भर में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को जो है वो एक अच्छी अप्रोच, एक अच्छा मेथड और एक सेन और क्या कहते हैं रैशनल, और एक और क्या है जो वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है कि आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करें, ना कि रिग्रेसिव। फिर अमेरिका में खासतौर पर ये हुआ कि जब उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई अमेरिका में, तो बस इक्का दुक्का चीजें छोड़ दी। और मैं ये जाहिर बात है, सिस्टर फरीदा मुझसे कह रही थी कि आप इतने तेजी से चीजें बदल रही हैं तो आप क्या क्या इसमें इंक्लूड करेंगे। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह वो इतना ये खबरों पर बेस नहीं कर रहा जितना कि एक फिलोसफिकल प्रेजेंटेशन होगी, लेकिन स्टिल ट्रम्प ने पहले सेमीकंडक्टर पे, लंबर आर्टिकल्स पे, एनर्जी प्रोडक्ट्स पे तो एग्जेम्प्ट किया, फिर किया, और फिर उसने कुछ चीज़ों और पे भी एग्जाम्प्ट किया। लेकिन कल की खबर जो है, कल की खबर या परसों की खबर है कि उसने लैपटॉप्स को भी एग्जाम्प्ट कर दिया है, सेमीकंडक्टर्स को भी एग्जाम्प्ट कर दिया, मोबाइल फोन को एग्जाम्प्ट कर दिया। यानी पहले तो उसने सब पे ब्लैंकेट टैरिफ लगा दिए चाइना के, और फिर जब उसके अपने दोस्तों ने, अपने जो बडीज थे और बिलियनियर बडीज थे, उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं भाई, तो उल्टा हमें ही हर्ट हो रहा है। तो आप अपना जो है वो बेटिंग का यानी अपना थूका हुआ चाट रहे हैं, यानी मजा दिए कि आपने एक फैसला किया और फिर आपने इसको रिवर्स किया, ये गलत बात है ये। तो मगर क्या है, आपके अंदर कोई सैनिटी नहीं है, आप बिल्कुल पागलों की तरह से एक इस तरह से कि मैं एक वर्ल्ड सुपर पावर हूं और मैं जो दुनिया में चाहूंगा लोग मेरी बात मानने में मजबूर हो जाएंगे। तो उसने बिल्कुल ब्लैंकेट जो है वो टैरिफ इम्पोज किया, बाद में उसको प्रॉब्लम हुई। तो हालांकि मैं पहले भी शुरू में इस प्रेजेंटेशन के शुरू में कह चुका हूं कि जब भी आपको टैरिफ लगाना हो तो आप उसको एक रैशनलाइज करें कि मेरे मुल्क में कौन सी इकोनॉमी है, मेरे मुल्क की कौन सी चीज़ है कि जो इसको मैं चाहूंगा प्रोटेक्ट करना, ताकि लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंटैक्ट रहे। लेकिन अगेन ये चीज़ें भी कौन करता है? मिडिल क्लास इकोनॉमीज करती हैं, या जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो करती हैं। अमेरिका तो हमेशा से फ्री ट्रेड का और ग्लोबलाइजेशन का प्रोपोनेंट रहा। अब क्या हो गया है?
तो इसको बस ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका हर वो हरकत करना शुरू कर रहा है जो डेवलपिंग नेशंस करती हैं, जो एक नॉट पावरफुल, जो गरीब ममालिक होते हैं या डेवलपिंग नेशंस होती हैं, जो वो काम करती हैं, अमेरिका ने वो काम करना शुरू कर दिया है। दैट इज अ साइन ऑफ अ डिक्लाइनिंग एम्पायर। तो हम आते हैं अंडरलाइंग फिलॉसफी पे, जिसपे हम काफी बात कर भी चुके गाहे बगाहे, लेकिन ये इलिटिज्म है, क्रोनी कैपिटलिज्म है। जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं वो इलिट शो कर रही है कि वो इलीट वालों के लिए ही काम करता है और अपने दोस्तों के लिए काम करता है, अपने जो जिन लोगों ने फंडिंग की है उसको पोटेंशियल इलेक्शंस में। और ये चार्ल्स शॉप का जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है एक तस्वीर, वो बड़े मजे की बात है, शायद आप लोगों को पता भी हो। हाल ही में वो किसी से मिल रहा था, मेरे ख्याल में कोई नैसकार जो कार रेसर्स होते हैं उनसे मिल रहा था, तो करीब में ही ना वो ये चार्ल्स शॉप साहब खड़े हुए थे, या चार्ल्स शॉप के कोई बहुत बड़े अहदेदार, बहुत बड़े मतलब सीईओ थे या क्या थे। अब वो ऐसी जो बोलने का तो वो है एक्सपर्ट, यानी बोलने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, वो भी कई बार होता है कि, तो उसके मुंह से ट्रम्प ने निकल गया मुंह से कि ये देखें ये हैं, ये चार्ल्स श्वाब हैं, इन्होंने भी हाल ही में जो स्टॉक्स चेंज ऊपर नीचे जो हुई है उस पर 2.5 बिलियन कमाया है, यानी विद इन अ डे 2.5 बिलियन डॉलर। गौर करें आप, यानी जो पावरफुल प्रेसिडेंट है, चूंकि उसे पता है कि मैंने कब टैरिफ वापस लेने हैं कब डालना है, यानी उसके तो जुबान की जुम्बिश है ना, जुम्बिश कलम है, या एक जब यानी बस बोलना है और वो हो जाना है। तो क्या हुआ, उसने अपने दोस्तों को कह दिया होगा तुम लोग सब जो है वो स्टॉक्स जो है पहले मैं बढ़ाऊंगा टैरिफ, तो स्टॉक गिरेगा, स्टॉक गिर जाए तो स्टॉक खरीद लेना, और मुझे पता है कि मैंने कब वापस लेना है, मैंने 4 दिन बाद फिर टैरिफ को वापस लेना है, स्टॉक पे बढ़ जाएगा। यानी महज इस छोटी सी टू एंड फ्रो मोशन में उसने अपने दोस्तों का या अपना भी, कहते हैं कि ट्रम्प साहब की भी जो क्रिप्टो करेंसी के जो बिजनेसेस हैं वो भी अब अनवील होंगे, लेकिन दोस्तों के उसने 2.5 बिलियन, तो किसी का 500 मिलियन, तो किसी का 1 बिलियन जो प्रॉफिट करवा दिया। तो ये एक है क्रूनी कैपिटलिज्म की निशानी, जिसमें आप अपने ही कैलिबर के लोगों को जो है वो हेल्प करते हैं, उन्हीं के लिए आप काम कर रहे होते हैं। फिर अगेन ये जो फिलॉसफी है वो आपको ज्यादा पुश करती है टुवर्ड्स रिग्रेसिव टैक्सेशन, ना कि आप प्रोग्रेसिव करें, क्योंकि प्रोग्रेसिव करने से आपके अपने दोस्त आपसे नाराज होते हैं। ये जो बिलियनर्स आपके फ्रेंड्स हैं या जो क्लब है आपका, वो आपसे, जो आपके जो डोनर्स हैं जिन्होंने आपको डोनेशन दी इलेक्शन में, वो आपसे नाराज होते हैं। फिर एक्सपेंडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच ब्रिंग सफरिंग टू द वास्ट नंबर ऑफ मिडिल क्लास, लाइक सेल्स टैक्स, वीएटी एंड इम्पोर्ट टैरिफ, ये हम बात कर चुके हैं इस पे। फिर प्रोटेक्शनिज्म, अगेन अच्छे से एक चीज गौर कीजिए कि अमेरिका इस वक्त आपको पता है कि सर्विसेज में स्टिल सरप्लस पे है। हम जो कहते हैं ना कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट जो है वो इतना हो गया है, 800 बिलियन डॉलर पर ईयर है ट्रेड डेफिसिट, उसमें गुड्स का डेफिसिट है वो ज्यादा है, यानी गुड्स का ही डेफिसिट है, सर्विसेज का नहीं है। यानी ये फेसबुक, गूगल, ये जो बिग टेक्स हैं क्या है, सर्विसेज है ना, तो सर्विसेज में तो अमेरिका इस वक्त छाया हुआ है दुनिया पे, तो अमेरिका को सर्विसेज पे कोई टेंशन नहीं है। अमेरिका का जो डेफिसिट है वो गुड्स पे है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। अब मुझे बताइए कि ट्रम्प के वो दोस्त अहबाब जो उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के माजी में सीईओज रहे या उनके पास उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है या उसके वो ओनर हैं, जैसे गाड़ियों की इंडस्ट्री है डेट्रॉइट की, वो पूरी तबाह तबाह हो चुकी है। बस कुछ चीजें चल रही हैं, फोर्ड चल रहा है या जीएमसी कुछ गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन वो भी जो है वो प्रॉफिट भी नहीं है, हम जानते हैं। उनको या तो एक्वायर कर लिया है यूरोपियन कंपनीज ने या जापानीज कंपनीज ने एक्वायर कर लिया है, लेकिन जो है कि अमेरिका की जो गाड़ियों की इंडस्ट्री, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गाड़ियों की इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हाल है। अब आप देखिए कि अमेरिका में वो जो ट्रम्प के वो वाले दोस्त अहबाब होंगे कि जो इन गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे, जब वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, फायदा अल्टीमेटली उन्हीं को होगा ना, कि जो आप अमेरिका में गाड़ियां बनाएंगे। जो अमेरिका में गाड़ियां बनाएंगे तो आपने जो फीलिंग देनी है अमेरिकन आवाम को, वो देनी है कि मेड इन अमेरिका अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मैन्युफैक्चर इन अमेरिका, और नेशनलिज्म की इस सेंस को जगाएंगे आप। लेकिन इन द एंड आप बेसिकली हेल्प कर रहे हैं अपने लोगों की भी, अपने उन दोस्तों की भी, कि अगर अमेरिका में इंडस्ट्री लगेगी तो गाड़ियां बनेंगी। ठीक है, अच्छा इसको मैं अगर अनबायसली देखूं, अच्छी बात भी है ना, अमेरिका में गाड़ियों की फैक्ट्रियां लगेंगी और अमेरिका में जॉब क्रिएट होंगी। तो लेकिन अभी अगली स्लाइड देखिएगा कि जब आप ये चीजें करते हैं ना तो कुछ नुकसान भी होते हैं, वो आपको दिखाता हूँ मैं। पहले हम आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं, डिस्करेजिंग एंड ब्रिंगिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर, हाँ ये वो पॉइंट है
discouraging and barring the opportunity from the people to get quality products in cheaper price. प्रोटेक्शनिज्म में खूबियां बहुत सारी हैं कि जॉब लग गई लोकल अवाम की, लोकल पब्लिक खुश है, जॉब क्रिएट हो गई, लेकिन चूंकि मुकाबला नहीं होता, मुकाबले की वजह से जो बाहर की प्रोडक्ट्स हैं वो मुल्क में नहीं आ पाती या महंगी आती हैं, तो आप एक तरह से मुकाबले से भाग रहे हैं, आप कंपटीशन से भाग रहे हैं। तो फिर आप लोगों की वो जो राइट है कि हमें अपने कम पैसों में अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, उस राइट को भी आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं और उसको आप हौसला शिकनी कर रहे हैं उसकी। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये कोई घटिया गरीब मुल्क कीनिया वीनिया, माजल्ला, खैर मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई अफ्रीकन कंट्री है जो कि मजबूर है तो वो तो कर रहा है, तो समझ में आता है। अमेरिकन अगर हुकूमत कर रही है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि अमेरिका ये शो कर रहा है कि हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं चाइना की गाड़ियों से या जर्मन गाड़ियों से या कुछ भी, या ये साउथ कोरियन गाड़ियां जो हैं किया वगैरह। जल्दी से देख लेते हैं ये कि प्रोटेक्शनिज्म कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है बाज़ हवालों से, लेकिन उसके साथ कुछ ट्रेड ऑफ्स भी आते हैं। और ये है कि कंपनीज विदाउट कंपटीशन डिक्लाइन इन क्वालिटी, और फिर वो अल्टीमेटली जो है ना वो आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स की तरफ जाती हैं, और जो फिर अल्टीमेटली इकोनॉमिक की जो स्लो करती है। तो फायदे भी हैं, टेम्परेरी जॉब क्रिएट होती है और कंपनी का जो है वो कंपनी का जो इंडस्ट्री है वो अपने पाँव पे खड़ी होती है। लेकिन याद रखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका, एक वो कंट्री जो दुनिया से कहता था कि दुनिया वालों ओपन अप योर बॉर्डर्स, ताकि मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो तुम्हारे मुल्क पे जा सके, क्योंकि मैं एक माइट हूँ, मैन्युफैक्चरिंग माइट हूँ, एक मिलिट्री माइट हूँ, और मेरी चीजें सबसे अच्छी दुनिया में है। अब वो सूरत हाल नहीं रही। बस मेरे ख्याल में लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, तो जो कि हमारे इस प्रेजेंटेशन का थीम भी था कि फिलॉसफी क्या है इसके पीछे। तो वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ फिलॉसफीज बिहाइंड दोज एक्शंस, लेकिन स्टिल हम रिपीट कर लेते हैं कि डॉगमेटिक पॉलिटिको इकोनॉमिक फिलॉसफी है ये न्यू लिबरलिज्म जो है, ये न्यू लिबरलिज्म, अगेन ये वर्ड याद रखिएगा, ये मार्गरेट थैचर, रोनाल्ड रेगन के जमाने में ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर हुआ। ऑब्वियसली ये एक सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक एक फिलॉसफी है जो कि बहुत पहले से ही ऑब्वियसली दुनिया में थी। फ्रेडरिक हाइक और मिल्टन फ्रीडमैन इसको डिस्कस करते थे और इसको दुनिया में प्रमोट करते थे। लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन, आपको शायद याद हो कि रोनाल्ड रेगन के ज़माने में वजीर खजाना, ट्रेजरी सेक्रेटरी, या अगर मैं सही हूँ ट्रेजरी सेक्रेटरी या फेड का जो होता है गवर्नर, वो लग गया था। वन ऑफ द बेस्ट नोन इकोनॉमिस्ट हैं ये मिल्टन फ्रीडमैन। और फ्रेडरिक हाइक, ये भी न्यू लिबरल फिलॉसफी के हामिल शख्स थे। और जेम्स बुचनन, ये 3 बहुत ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं। और इनके पीछे, इनके जहन में ये बात रहती है कि ये लो स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर, स्मॉल गवर्नमेंट्स, नो रेगुलेशन, ये इनका हमेशा से खासा रहा है। फ्री मार्केट इकोनॉमी को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को डिस्करेज करते हैं। अच्छा, अब आप ये गौर कीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए, गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है उसे कम किया जाए, और जो रेगुलेशंस हैं या जो मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको उनको रिड्यूस किया जाए, कहने को तो आप किसी अमीर से पूछेंगे ना, किसी पावरफुल आदमी से पूछेंगे, वो कहेगा हाँ ना, क्यों नहीं, अच्छी बात तो है ये। तो इससे हमारे अंदर जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना होने से करप्शन नहीं होती, इनोवेशन बढ़ती है, और मार्केट जो है वो डिसबैलेंस या इम्बैलेंस नहीं होता। गवर्नमेंट कोई चीज़ करके मार्केट को इम्बैलेंस नहीं कर सकती। इससे प्रोडक्टिविटी क्रिएट होगी। इससे जो इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड है, जो कि हम माजी में पढ़ चुके हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमी की जो एडम स्मिथ का है ना मशहूर कॉल, कि जब आप हर चीज को खुला छोड़ देंगे, हर चीज जो है वो अपनी फितरत पे चलेगी, तो खुद ब खुद इनविजिबल हैंड, यानी कि वो जो खुदाई हाथ है, वो एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करेगा जिससे गरीबों को भी फायदा होगा, अमीरों को भी फायदा होगा। ये सिर्फ खाम ख्याली है, और सिर्फ ये बेवकूफ बनाने की एक साजिश रही है हमेशा से। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुरान कभी भी इंसान को ये अर्ज ना करता, ये इस पर जोर ना देता कि तुम खर्च करो, अल्लाह के बंदों पे खर्च करो, खर्च करो। यानी हमें मैनुअली, रैशनली, फोर्सफुल्ली अपने आप को राजी करना होता है कि हम अल्लाह के बंदों पे खर्च करें। तो अगर ये फिलॉसफी अंडरलाइन नहीं होगी तो फिर आप लोगों को ये बेवकूफ तो बना सकते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट रहेगा। जब अमीर होगा तो वो गरीबों पे खुद बहुत खर्च करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली।
तो ये एक्सेप्शनल केस में तो हो सकता है, लेकिन एज अ फिलोसफी ये बिल्कुल ही फेल्ड फिलोसफी है और दुनिया ने देख लिया है। कार्ल मार्क्स ऐसे ही पागल नहीं था कि उसने दुनिया के ये ट्रेंड्स देखते 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 हुए इसने जो है वो पूरा जो है वो सोशलिस्ट और कम्युनिज्म का जो पूरा फलसफा पेश किया, उसने यही तनकीद की है इन लोगों पे कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये कहते रहते हैं कि हमें ना फ्री हैंड दो, फ्री हैंड दो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, इवन लिमिटेड गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट जो छोटी हो, सिर्फ सिक्योरिटी देख रही हो, फौज यानी मिलिट्री देख रही हो, और लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस पुलिस हो, बाकी कुछ रेगुलेशंस ना हो, हमें करने दो, हम अच्छे लोग हैं, ये यही इथिक्स है, यही यही मोरालिटी है। ये है न्यू लिबरल मैकेनिज्म, न्यू लिबरल फिलॉसफी का जो मेजर पॉइंट्स हैं। और मार्garet थैचर जो यूके प्राइम मिनिस्टर रही 8 साल, और इसी तरह रोनाल्ड रेगन भी 8 साल रहे, और वो दौर जो था वो न्यू लिबरल दौर था। और उस दौर में ये हुआ कि बैंकों को भी खुली आजादियां मिली, बैंकों को अजीब गरीब प्रोडक्ट्स, सूद तो वैसे ही हराम है, लेकिन उस सूद में भी ऐसे ऐसे गंदे गंदे इंसेन और ऑब्सीन किस्म के प्रोडक्ट्स बनाई गई कि उसके जरिए आप उसका जो कल्मिनेशन हुआ, उसका जो एंड हुआ, वो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था। सब लोग यही कहते हैं, तमाम एनालिस्ट यही कहते हैं कि वो थैचर और रोनाल्ड रेगन की जमाने की जो घटिया पॉलिसीज थी, जिनको न्यू लिबरल पॉलिसीज कहते हैं, तो उसका ये शाखसाना था, उसका ये नतीजा था। और आप यूट्यूब पे जाइए और आप सिर्फ लिखिए न्यू लिबरल पॉलिसी, न्यू लिबरल कोटेशंस फ्रॉम मार्garet थैचर, न्यू लिबरल कोटेशंस ऑफ रोनाल्ड रेगन, तो आपको इतने मजे का खेस, मजे मजे के जो है ना वो कोटेशन मिलेंगे कि वो मशहूर है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि देयर इज नो टैक्स पे, देयर इज नो पब्लिक मनी। ये थैचर का मशहूर जुमला है, देयर इज नो पब्लिक मनी, देयर इज ओनली टैक्स पेयर्स मनी। यानी पब्लिक मनी से मतलब क्या होती है कि मतलब मैं गरीब हूं तो मैं मेरा अपना हक समझता हूं कि यार ये टैक्स जमा हुआ है तो ये पब्लिक मनी है, यानी मेरी मेरी मनी है, मैं मुझ पर खर्च होगा। नहीं, टैक्स पेयर्स मनी है, तो हम इसको यानी इसको हम वेलफेयर पे खर्च नहीं करेंगे, और यानी करेंगे तो बहुत ही कम करेंगे, ताकि वो कहीं ऐसा ना हो कि और मच जाए यूके की गलियों में, लेकिन कम से कम खर्च करेंगे। तो ये वो अंडरलाइन फिलोसफी है न्यू लिबरलिज्म की, जिसमें वो कहते हैं कि अमीर अगर अमीर है तो किसी वजह से है, अमीरों को अगर खुला मौका नहीं दिया जाएगा तो जो फ्री जो इंटरप्राइज है इंसानी अकल की, इनोवेशन की, वो कोलैप्स करेगी। ये इनका अपना कहना है कि अगर आप ठीक है, एक हद तक हम फ्रीडम नहीं देंगे, इनोवेशन की फ्रीडम नहीं देंगे तो नहीं होगा, लेकिन साथ साथ में कपल करना चाहिए इन तमाम पॉलिसीज को विद वेलफेयर से, सोशल जस्टिस से, और पब्लिक स्पेंडिंग पे, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। तो ये पॉइंट्स अगर हम एब्सोल्यूट इसमें ये पढ़ लेते हैं हम लोग कि सप्लीमेंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड डेमोक्रेसी एंड अ मॉडेस्ट वेलफेयर स्टेट। मॉडेस्ट मतलब वेलफेयर स्टेट हो, मजबूरी है क्या करें, लेकिन मॉडेस्ट हो, बहुत अल्ट्रा हाई वेलफेयर स्टेट ना हो। एब्सोल्यूट मार्केट फ्रीडम हो, लेस रेगुलेशन हो, स्मॉल गवर्नमेंट हो या लेस गवर्नमेंट हो, स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर जो है वो लिमिटेड हो। अच्छा, और न्यू लिबरलिज्म वैल्यूज मार्केट एक्सचेंज एज अ ethics in itself, capable of acting as a guide to all human action। यानी तमाम ह्यूमन एक्शन का जो रूह रवां है, या जो उसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, वो है मार्केट फ्रीडम या फ्री मार्केट एक्सचेंज, एंड सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ऑल प्रीवियसली हेल्ड एथिकल बिलीफ। यानी कि उनका जो एथिकल बिलीफ भी जो है वो मार्केट ही मुतय्यन करता है। यानी मार्केट में अगर कोई स्ट्रांग है, मार्केट में कोई अगर इनोवेटिव है, मार्केट में अगर कोई बहुत तेजी से सक्सेसफुल हो रहा है, तो ये उसकी इथिक्स भी है, यानी वो इथिकल चीज भी हो गई है। हालांकि हम जानते हैं कि दुनियावी तरक्की और एथिक्स में बहुत बड़ा फर्क है। अभी हम कानून का देखते हैं इंशाल्लाह। कानून का मैंने आखिर में कोट किया था कि हम आखिर में हम कुरान और हदीस पे जरूर अपने इस प्रेजेंटेशन का जो एंड करें। तो जल्दी से हम ट्रम्प के एक्शंस देख लेते हैं कि ट्रम्प जो है, यानी अब इस फिलॉसफी तो हमने न्यू लिबरल फिलॉसफी देखी है, इसके इसके कंपैरिजन में हम ट्रम्प के कुछ एक्शंस देख लेते हैं। ट्रम्प ने अपने पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में, पिछले दौरे सदारत में मैसिव टैक्स कट किए थे अमीरों पर, और उसका जो एक डेट है एक्सपायरेशन का, वो 2025 है। ये रिचर्ड वुल्फ जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका मैं एक वीलॉग पढ़ रहा था, देख रहा था, तो कह रहे हैं कि ट्रम्प के लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि ट्रम्प ने एक मैसिव टैक्स कट किए थे 2017 में या 16 में अमीरों पर, तो बड़े खुश हुए थे अमीर लोग सारे, जो कि न्यू लिबरल पॉलिसी का भी खास एक फंडामेंटल है कि आप टैक्स टैक्स कम करें अमीरों पर। उसने वो किया, मगर उसने एक्सपायरेशन डेट लिखी थी उस लॉ पे 2025, जो कि इस साल खत्म हो रही है। अब ट्रम्प को प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो जो रेवेन्यू, क्योंकि वो जब दोबारा जो लगेगा अमीरों पे टैक्स, तो अमीर सब रोएंगे और सब शिकायत करेंगे और सब जो है एहतजाज करेंगे, तो उससे पहले पहले वो रेवेन्यू के मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेस निकालना चाह रहा है कि वो रेवेन्यू
हासिल कर ले वाया टैरिफ, वाया सेल्स टैक्स, वाया इन्फ्लेशन, बाय बाय पासिंग ऑन ऑल द बर्डन टू द कंज्यूमर, इसी तरह वो पैसे दिखा दे अमेरिकन अवाम को कि देखो मैंने पैसे हासिल कर लिए हैं, और ताकि वो जो टैक्स का जो एक्सपायरेशन होगी दोबारा उसको वो रिन्यू कर सके, ताकि वो दोबारा टैक्स जो है वो अमीरों पर ना लग सके। तो उसके लिए पता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्रिटिसिज्म होगी ट्रम्प के कि अच्छा खासा एक टैक्स मिल रहा था हमें अमीरों से, तुमने दोबारा इसको रिन्यू कर दिया 2025 में। तो उससे पहले पहले ट्रम्प चाह रहा है कि मैं ये दिखाऊं कि मैं ना दुनिया को कितना मैंने वो किया हुआ है, एक्सप्लॉइट किया हुआ है, और अमेरिकन अवाम को मैं कितना फायदा दे रहा हूँ, मैंने चाइना पे टैक्स लगा दिया, और कह तो रहा था कि हमें हर रोज $2-2 बिलियन के रेवेन्यू मिल रहे हैं। हालांकि 90 डेज का तो उसने रिवर्स कर ही दिया है। और ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि चाइना वाले प्रोडक्ट्स पे भी 28% जो इम्पोर्ट चाइना की है, वो चूंकि लैपटॉप, मोबाइल फोन और सेमीकंडक्टर्स हैं, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो मतलब बहुत ही सुक्की हो रही है, बहुत ही एम्बेरसमेंट का माहौल है इस वक्त अमेरिका में ट्रम्प की पॉलिसीज पर। लेकिन वही कर रहा है, desperate measures to stop declining US economic issues without disturbing rich and powerful। यानी वो डेस्परेट तो है, लेकिन अब वो डेस्परेट इसमें भी है कि वो अमीरों को और पावरफुल लोगों को तंग भी नहीं करना चाहता। तो दैट्स व्हाई ही इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट वर्किंग क्लास बोथ विद इन यूएस एंड अब्रॉड। जो अब्रॉड में क्यों कह रहा हूँ, जाहिर बात है, देखिए वियतनाम पे, बांग्लादेश पे, इंडिया पे, पाकिस्तान पे और चाइना पे भी जब टैरिफ लगेंगे तो इनकी इंडस्ट्री हर्ट तो होगी ना। अमेरिका की आवाम जो है फिर वो नहीं खरीद पाएगी महंगी चीजें, महंगी चीज नहीं खरीद पाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो वो इनकी अपने मुल्क की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कम होगी तो ले ऑफ्स होंगे, जॉब जो है वो खत्म होंगी। तो मगर क्या कर रहा है ट्रम्प, अपने चक्करों में जो है वो मिडिल क्लास को तबाह कर रहा है, चाहे वो अमेरिकन मिडिल क्लास हो, चाहे वो आउटसाइड अमेरिका मिडिल क्लास है। और अगेन डिक्लाइनिंग एम्पायर की यही निशानियां होती हैं कि वो स्टेज करता है और सेट सेट करता है कॉन्फ्लिक्ट्स विद राइजिंग पावर। उसको बहाना चाहिए होता है किसी तरह मैं स्टेज करूं और सेटअप करूं कुछ स्टैंड ऑफ विद द इमर्जिंग पावर, ताकि मैं उसको हर्ट करूं। यानी जो टाइम लगना है उसको 10 साल में बनने के लिए पावरफुल, वो 20 साल लग जाए, 25 साल डिले, प्रोसेस को डिले करूं, और इस अवस्था में मैं अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करूं चाहे तो मगर ये कभी हुआ नहीं है। जो रे डेलियो जो हैं उनका मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा आप लोगों से, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की वीडियो है इनकी, वो आप पढ़िएगा तो देखिएगा। ये स्पेन ने भी कोशिश की, यूके ने भी कोशिश की, उससे पहले और जो पावर्स थी। लेकिन अगर आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स, आपके इंटरनल तजादात जो हैं, इंटरनल हिपोक्रेसीज हैं, वो खत्म नहीं होंगी, जो कि ओवर टाइम जो है वो ग्रो ही करती रहती हैं। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि कौमें जो हैं वो उरूज और जवाल का शिकार रहती हैं। तो आप डिले कर सकते हैं अपनी उस चीज को, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। और आखिरी पॉइंट है कि रिवर्सिंग एक्सट्रीम ग्लोबलाइजेशन, प्रॉफिट सीकिंग पॉलिसीज लाइक आउटसोर्सिंग। तो ट्रम्प जो है वो इन कंट्रास्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ द जो डिकेड्स जो पॉलिसी जो थी कि फ्री ट्रेड हो, ग्लोबलाइजेशन हो, उसको रिवर्स कर रहा है। तो और प्रॉफिट सीकिंग में वो इतना आगे निकल गया था, अमेरिकन अमेरिकन जो एंटरप्रेन्योर थे वो इतना आगे निकल चुके थे कि वो कहते थे कि हमें तो इन द एंड प्रॉफिट कमाना है, तो मैं चाइना में फैक्ट्री शिफ्ट कर दूं, मैं वियतनाम में फैक्ट्री शिफ्ट कर दूं। तो आपको उस टाइम पे चाहिए था ना कि आप रोकते, आप बोलते यार कि यार देखो अमेरिकन आवाम भी तो है, 34 करोड़ की आबादी अमेरिका की है, अमेरिका में भी लोग आते हैं, मैक्सिको से लोग आते हैं बेचारे, पूरे साउथ अमेरिका से लोग आते हैं, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए आते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए आते हैं। तो अपने मुल्क में भी अगर फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तो लोग यहाँ क्या करेंगे फिर। तो लेकिन आपकी वही जो जो आपकी जो बडीज थे, नहीं नहीं हमें तो $5 भी कम वेजेस पे, कम कम मजदूरी पे बंदे मिल रहे हैं चाइना में, वियतनाम में, इंडिया में, बांग्लादेश में, हम वहाँ फैक्ट्री शिफ्ट करेंगे। ये आप पॉलिसी बनाते हैं कि नहीं भाई, कुछ फैक्ट्रियां शिफ्ट करो, कुछ शिफ्ट ना करो। और फिर कुछ पॉलिसी बनाते हैं कि भाई कीमतें दोनों की बराबर रहें, ताकि कोई इंडस्ट्री जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रमोट ना हो जाए। लेकिन उस वक्त आपको सिर्फ नशे था, प्रॉफिट का नशा था, क्रेज था और इंटेलिजेंस थी इन 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 एक्वायरिंग वेल्थ। तो आपने वो करते गए करते गए करते गए, और जो है वॉस्ट लैंड्स जो है, जो फैक्ट्रीज थे वो अबेंडन हो गई बिल्कुल। यानी वहां पे कुछ भी नहीं, यानी चिड़ियों के घोंसले बनना शुरू हो गए फैक्ट्रियों में। तो वो आपको हर्ट किया। अब आपको रिवर्स कर रहे हैं, अब रिवर्स कर रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कोशिश करने में इतनी एम्बेरसमेंट हो रही है अमेरिका को आपके सामने है। तो मगर ये ट्रम्प एक्शंस जो हैं ये दो चीजें शो कर रही हैं, डिक्लाइनिंग एम्पायर की नेचर को शो कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, न्यू लिबरल पॉलिसीज जो होती हैं वो उसका भी एक तरह से ये एक एविडेंस है कि ट्रम्प को अभी भी होश नहीं आया, और ट्रम्प की तरह के दूसरे जो बिलियनियर्स हैं उन्हें ये होश नहीं आया है कि भाई जब तक आप पावरफुल रिचेस को टैक्स नहीं करोगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं करोगे, ये मामला सुधरने वाले नहीं है।
इस्लाम की बात हम आखिर में ज़रूर लाजमी करेंगे कि हम जानते हैं कि इस्लाम जो है वो ज़कात जो है बेसिकली वेल्थ टैक्स है, और वेल्थ टैक्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। नहीं, अगर एक साल मेरी आमदनी ना भी हो लेकिन मेरे पास ज़कात, मैं साहिब निसाब हूँ, तो मैं उस साल भी ज़कात दूंगा। यानी ज़कात का मतलब ये नहीं कि मेरी इनकम उस साल अगर जीरो हुई है तो मैं इस बार कुछ नहीं दूंगा। भाईजान, आप साहिब निसाब हैं, आपने उस साल कुछ भी नहीं कमाया फिर भी आपको ज़कात देनी पड़ेगी। ये है इस्लाम। इस्लाम ने कोशिश क्या की है, हुक्म दिया है कि वेल्थ टैक्स इंपॉर्टेंट हो, ना कि इनकम। और तो ये इस्लाम की एक खास जो अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह ताला बनाते हैं उसूल निज़ाम, तो उसके अंदर ये बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन आखिर में जो मैं बार बार जब न्यू लिबरल पॉलिसीज को और न्यू लिबरल फिलोसफीज को पढ़ रहा था तो बार बार मेरे जहन में कारून का वाक़या याद आ रहा था। तो इस चंद बातों पे हम अपनी इस प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करेंगे। और वो ये है कि सूरह कसस में क्या आता है कि कारून निकला अपने घर से, चाबियों के अंबार लगे हुए हैं, लोड्स ऑफ कीज हैं, इतना इतना खजाना है कि चाबियां भी जो है वो बहुत ऊँटों पर रखी रखी गई हैं। लेकिन वो क्या कर रहा था, उसका एरोगेंट बिहेवियर था, अनग्रेटफुल टू अल्लाह था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इसको खजानों के खजाने अता किए। उसको चाहिए था कि वो इन पैसों के जरिए, इन खजानों के जरिए अल्लाह की मगफरत तलब करता, अल्लाह की जो है वो रिपेंटेंस, अल्लाह की तौबा या अल्लाह की खुशनुदी तलब करता। लेकिन उसने क्या किया, एरोगेंस दिखाई। और वो कि अल्लाह ने इसको कहा कि तुम अच्छे काम करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है। तुम्हें अल्लाह ताला ने जो बरकत से नवाजा है, तुम लोगों के लिए भी बाबरकत बनो, लोगों के लिए भी तुम फवायद का बायस बनो, बेनिफिट्स का बायस बनो, जिसका अल्लाह ताला ने तुमको इतनी चीजें दी हैं। एंड सीक नॉट मिसचीफ इन द लैंड, और जमीन पे फसाद में ना बर्पा करो, करप्शन ना करो, अपने पैसों के जरिए लोगों को खरीदो नहीं, पार्लियामेंटेरियंस को ना खरीदो, हुकूमत को ना खरीदो, जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले इदारे हैं, रेगुलेशन वाले इदारे हैं, उनको मत खरीदो, मिसचीफ ना करो, फसाद मत फैलाओ, लोगों को अगवा बराए तावान ना करो, लोगों को कोर्स ना करो। अल्लाह लाइक्स नॉट द मुफसिदीन, अल्लाह ताला जो लोग जमीन पे क्राइम करते हैं, सिंस करते हैं, टैलेंट मिसचीफ मेकर्स हैं, या करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन कारून ने क्या बोला, दिस हैज बीन गिवन टू मी ओनली बिकॉज ऑफ द नॉलेज आई पजेस। कि हर अजीम से माफ कीजिएगा, अजीम कह रहा हूँ, हर उस दुनियावी वर्ल्डली जो एक ग्रेट समझता है अपने आप को आदमी, उससे अगर उसके अंदर तकवा नहीं है, उसके अंदर जो है अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, उसके अंदर जो है खशियत इलाही नहीं है, तकर्रुब अल्लाह नहीं है, तो वो यही बोलेगा कि हाँ हाँ नहीं यार, मैं तो बस मुझे मेरे अंदर तो एक खूबी थी और मैं तो बड़ा ज़हीन था, और मैंने जो उधर इन्वेस्टमेंट की वो फौरन डबल हो गई, और मैंने वक्त पे प्रॉपर्टी खरीद ली। तुम लोग बेवकूफ़ थे, तुम लोगों को मैं कहता रहा खरीदो खरीदो, लेकिन तुमने नहीं खरीदा, मैंने वो स्टॉक खरीद लिया, वो खरीद लिया। सब मेरे अकल की निशानी है। तो ये एक नहायत ही पस्त नाशुक्रा, बल्कि फासिक और फाजिर किस्म के इंसान की ये निशानियां हैं कि वो ये हमेशा अपनी ही नॉलेज को तारीफ करता है। बट दोज हु हैड बीन गिवन, दीन का नॉलेज इनको मिला, उन्होंने कहा कि हलाकत है तुझ पे, द रिवॉर्ड ऑफ अल्लाह इन द हेयर आफ्टर इज बेटर फॉर दोज हु बिलीव एंड डू राइटस गुड डीड्स, एंड दिस none shall attain except those who are as-sabirun, the patient in following the truth। मतलब जब वो धंसा और जमीन ने इसको निगलना शुरू किया, तो लोगों ने यही कहा कि तुझ पे हलाकत हो, और असल जो रिवॉर्ड है, असल जो जजा है, असल जो कामयाबी है, वो आखिरत की कामयाबी है। और जो लोग नेक काम करते हैं, जो अपने माल के साथ अच्छा खर्च करते हैं, लोगों पे खर्च करते हैं, और उसको वो अपनी अपनी कामयाबी, अपने जहन की कामयाबी, या अपनी कोई पैदाइशी जो है वो इस्तेहकाक राइट्स नहीं मानते, बल्कि वो अल्लाह का ही फजल मानते हैं, वो वही लोग जो है अस्साबिरून हैं, वही लोग जो हैं वो अपने सच को मानने में हक पर हैं। और तो जज़ाकल्लाह, ये कोशिश की गई आखिर में कि न्यू लिबरल फिलॉसफी को इस्लाम की फिलॉसफी के साथ, जो है इस्लाम की जो अल हक दीन अल हक जो की फिलॉसफी है, उसके साथ भी जो है वो कंपेयर किया जाए। और दुनिया की तमाम कामयाबियों का, दुनिया में अच्छी इकोनॉमिक्स का, दुनिया में प्रोग्रेस का यही यही एक हमारे पास हल है कि हम कुरान मजीद, फुरकान हमीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिए हुई इकोनॉमिक गाइडलाइंस पे चले, तो इंशाल्लाह इससे दुनिया में भी फायदा होगा और इंशाल्लाह आखिरत में भी फायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैरन। ऐसे हो जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Walaikum assalam. Jazakallah khairan, Brother Waqas, subhanallah. It was very, very enlightening. ये इसकी philosophy, neoliberalism की philosophy, subhanallah, इतनी corrupt है और कानून के हिस्से के साथ कितनी मिलती हुई है, ये आपने इतना जबरदस्त बयान करा है, subhanallah. Neoliberalism में ये क्वेश्चन है Brother वक्कास की अब पहले तो वो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट उन्हें इंटरफियर ना करे ना, लेकिन अब इज इट ट्रू दैट ये नए करंट न्यू लिबरलिज्म में गवर्नमेंट उनकी और मदद भी कर रही है उनके एजेंडा प्रोपगेट करने में? जैसे ट्रम्प ने, आपने कितने बार बताया कि ट्रम्प इज हेल्पिंग देम, इसका क्या किया? ये न्यू लिबरलिज्म की फिलॉसफी थोड़ा सा लिबरलिज्म की थोड़े से वो अलग ही जा रहा है, ये तो हेल्प रोनाल्ड हो गई है रेगन, गवर्नमेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रोनाल्ड रेगन ने कहा था कि गवर्नमेंट इज अ प्रॉब्लम। उसका एक उसी जुमला है, जैसे मैंने थैचर का सुना जुमला को मैंने, कि देयर इज नो पब्लिक मनी, इट्स टैक्स पेयर्स मनी। तो उसका था रेगन का कि बिग गवर्नमेंट्स आर द प्रॉब्लम। तो ये आप सही कह रही हैं कि वो उसमें ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग कर रहे होते हैं ये। लेकिन उनका बेसिक जो है ना, न्यू लिबरलिज्म का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि रेगुलेशन ना हो, लेस रेगुलेशन हो, रेगुलेशन। और मार्केट कैपिटलिज्म जो है वो अपने उरूज पे हो, यानी कि वो बहुत ज्यादा फ्री मार्केट कैपिटलिज्म हो, और प्लस लेस वेलफेयर फंडिंग हो। तो आप कम से कम ये तो देख रही हैं कि यूके में भी और अमेरिका में भी जो पब्लिक स्पेंडिंग है या वेलफेयर वेलफेयर जो एक्सपेंडिचर्स है वो कम कर रहे हैं ये लोग, डॉज के नाम पे और एफिशिएंसीज के नाम पे और उसके नाम पे। लेकिन यू आर सही। राइट, ये आप सही कह रही हैं। असल में होता क्या है कि लिबरल फिलॉसफी है ना, ये जो असल में मैंने लफ्ज यूज किया न्यू लिबरल, इसका मतलब लिबरल यानी ये बेस कर रहा है लिबरल फिलॉसफी पे। तो लिबरल फिलॉसफी वाले ये मानते हैं कि हुकूमत जो है ना वो अचीव करे, यानी हुकूमत के पास पावर हो और वो अचीव करे वो तमाम गोल्स जो एक लिबरल फिलॉसफी में होते हैं। तो न्यू लिबरल अलबत्ता इनसे थोड़ा डेविएट करते हैं, और वो कहते हैं कि जो लिबरलिज्म है, यानी जो डेमोक्रेट्स हैं, अगर इसको यूँ समझें आप कि कमला हारिस हैं या ये जो बाइडेन है, ये लोग लिबरल है ना, लिबरल्स हैं ये लोग। तो लिबरल पॉलिटिक्स करते हैं। लिबरल पॉलिटिक्स में ये होता है कि ये स्पेंडिंग चाहते हैं करें, यानी कि ओबामा केयर है, वेलफेयर वेलफेयर स्टेट बनने की तरफ स्ट्राइव करना, ये चाहते हैं करना। तो न्यू लिबरल वाले इससे उनको इख्तलाफ है कि नहीं, क्योंकि इवन पब्लिक स्पेंडिंग फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को इम्पीट करती है। यानी जब आप गवर्नमेंट के स्कूल बनाएंगे, फ्री स्कूल, तो जो प्राइवेट स्कूलिंग है उसको आप इम्पीट कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट खुद एक्टर बन रही है उस कारोबार में। तो यानी ये बहुत बड़ा मजाक बनाया हुआ है इन्होंने, हर बात को वो फ्री कैपिटलिज्म में ले जाते हैं। भाई अगर गवर्नमेंट ने कुछ हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं गरीबों के लिए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या मसला है? वो अपना कमाते रहे, जो अमीर लोग हैं वहां जाएंगे, जो गरीब लोग हैं वहां चले जाएंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं, आप ये तमाम गवर्नमेंट वाले अस्पताल बंद करें, ताकि सब लोग, यानी यानी क्या है, उसको उसको ऐसा ले रहे हैं कि फ्री मार्केट के खिलाफ है, कि गवर्नमेंट खुद उस मार्केट में कूद गई, यानी हेल्थ केयर सेक्टर में गवर्नमेंट खुद कूद गई, इसी तरह तालीमी सेक्टर में गवर्नमेंट खुद कूद गई। तो वो इतने ज्यादा एब्सोल्यूटिस्ट हैं, वो इतने ज्यादा, वो उनके दिमाग में ये है कि नहीं, जिस जिस सेक्टर पे फ्री मार्केट कैपिटलिज्म है वहां पर गवर्नमेंट जो है वो ना कूदे। जबकि गवर्नमेंट को चाहिए कूदना, गवर्नमेंट एक ऐसा एक बहुत बड़ा एक्टर है, आवाम के वोटों से जीत के जो हुकूमत जीत के आती है वो आवाम का ख्याल नहीं रखेगी तो किसका ख्याल रखेगी? अमीर तो, अगर फुल केओटिक सोसाइटी भी हो तो अमीर तो अपना जगह बना ही लेता है, अपने पैसों के जरिए खुद फौज बना लेगा, खुद अपने माफिज रख लेगा। ये तो गवर्नमेंट होती ही गरीबों के लिए, यानी क्योंकि मासेस जो है वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं ताकि हमें अमीरों के शर से बचाओ, हमें अमीरों के और पावरफुल लोगों के गजब से बचाओ। तो ये बिल्कुल रॉन्ग फिलॉसफी है। लेकिन ये न्यू लिबरल्स जो है वो कुछ चीजें ले लेते हैं लिबरलिज्म से, और कुछ चीजें अपनी ऐड करके वो शो करते हैं कि, लेकिन आप सही है, पॉइंट पॉइंट आपका सही था कि वो गवर्नमेंट को ही यूज कर रहे हैं अपनी न्यू लिबरल फिलॉसफीज के लिए। सुभान अल्लाह, या एब्सोल्युटली। ऑडियंस, आप लोग प्लीज आप हैंड रेज करें, या यू वांट टू आप अनम्यूट करके आप सवाल पूछें। सुभान अल्लाह, आई होप दिस वाज अ वेरी एनलाइटनिंग सेशन एज इट वाज फॉर मी। सो anyone has any questions, आप चैट में भी टाइप कर सकते हो, and I can ask Brother Waqas for this, you know. ब्रदर वकास, आप बताएं हमें एज एन इंडिविजुअल हम क्या करें? व्हाट इज आवर रोल? वी हेयर द न्यूज़, इट्स वेरी, it creates a lot of uncertainty, सही। right? और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए?
हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? What would you suggest? देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो पैनिक है। डोनाल्ड ट्रंप एक इज इन पैनिक अटैक, पैनिक मोड कह सकते हैं आप, कि उसको ये फीलिंग आ गई है कि मैं चाइना को स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ। और वंस चाइना जो है वो बिगेस्ट इकॉनमी बन गया, तो बहुत सारी चीज़ों में वो डिक्टेट कर पाएगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को भी। तो अब ये है कि ट्रंप ने उसकी वजह से ये सब टैरिफ के चीज़ें रखी। और जिससे मैंने कहा कि उसने टैक्स नहीं करना चाह रहा वो अमीरों को, तो वो अब चाह रहा है कि मैं अपनी इकॉनमी को सही भी कर लूं, साथ में अमीरों को तंग भी ना करूं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन के बाद कहते हैं अप टू 90%, अप टू 80% खास यानी अमाउंट पे टैक्सेशन की अमेरिकन वेल्दी क्लास की। यानी एक तो हो गया ना कि अगर आप इतने लाख से नीचे रहेंगे तो इतने परसेंटेज है, और इतने लाख पे भी इतना ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर इवन 90% पर टैक्सेशन की है रोजवेल्ट ने। बल्कि मैं एक साहब का पढ़ रहा था वीलॉग, तो उसने बाकायदा क्विज की तरह सवाल किया कि आपके ख्याल में 1930s और 40s में अमेरिका में टैक्सेशन क्या होगी अमीरों पे। तो वो चूंकि अब तो है ना 20-30% है, आई डोंट नो इस हिसाब से है, मतलब बहुत कम हो गई है। मतलब रीच, जिससे मैंने कहा कि रोजवेल्ट के बाद सबने टैक्सेशन कम करना शुरू कर दिया। तो वो उसने ऐसे ही बोला कि यार 90% टैक्सेशन थी। तो अमेरिका के अंदर, अमेरिका में जो 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 अच्छा दौर आया था उसमें आपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की है। तो अब मैं, जो आपका सवाल है सिस्टर फरीदा, कि हम क्या करें, तो हम देखिए जो यूके में और यूएस में रहने वाले जो लोग हैं, वो तो एक तरह से मजबूरी है कि उनको तो अपने उस लॉ ऑफ द लैंड का साथ तो देना ही है। इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और कैपिटलिज्म के अंदर तो वैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, साथ में टैरिफ की वजह से भी जो है वो महंगाई के बढ़ने के चांसेस हैं। अभी देखिए पॉज तो आया है, अमेरिका में पॉज आ गया है, तो इम्पैक्ट आते आते शायद 2-4 महीने और लग जाएं। लेकिन ये है कि टफ टाइम्स हैं, तो उसमें यही कहा जा सकता है कि जो सेविंग्स हैं उनको बहुत प्रूडेंटली खर्च किया जाए। तो ये तो एक वर्ल्डली बात कर दी मैंने। बाकी ये है कि ये बेस्ट टाइम्स है, जैसे सिस्टर फरहाना भी कह रही होती है कि ये बेस्ट टाइम्स हैं कि हम अपनी इस्लामिक फिलोसफीज को, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को प्रमोट करें, बताएं, दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। ये बेस्ट टाइम्स हैं कि देखो दुनिया ने इस जो 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 प्रिवेलिंग पॉलिसीज हैं या प्रिवेलिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस से वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के, उसने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। और मैंने अपने पुराने जो प्रेजेंटेशन है उसमें ये बात बयान की हुई है कि इनक्वालिटी कहाँ से कहाँ पहुंची है, और प्लस ये इन्वायरमेंट का क्या सूरत हाल हो गई, ग्लोबल वार्मिंग की क्या सूरत हाल होगी, ओवर कंजम्पशन की वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, कार्बन कार्बन बर्निंग सब कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये इन चीजों को इस्लाम ने कवर किया हुआ था, जो हम पे ये चीजें आज खुली हैं। यानी पहले हम महज एक माज़ल्ला डॉगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते थे इस्लाम को भी कि भाई अल्लाह ताला ने कह दिया तो कह दिया, नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो अल हक हैं और अल बसीर हैं, अम, और जो है ऑल नोइंग है। तो उन्होंने जो हमें चीजें बताई हैं उनको हमने स्टडी करना है। करंट साइंटिफिक जो रेवलेशंस हैं और डेटा है, डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वर्ल्ड का डेटा हमारे पास मौजूद हो गया है, हमारे पास हमारे इन हैंड है। उसको पढ़ते हुए हम अब इस्लाम को जितना प्रमोट आज कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। जितना जितना डेटा बेस्ड, फैक्ट बेस्ड और ट्रेंड बेस्ड तमाम जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं, उनके जरिए इस्लाम को जितना हम प्रमोट आज कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। Alhamdulillah, yeah, very true. Yeah. ये Yeah. जो करेंसी की चीज है, whether the dollar you're saying is got every transaction across the world, dollar has it, and if ये एक और करेंसी आ जाए या डॉलर आ जाए, इसका क्या हल है? It doesn't solve anything. It creates, even if another currency becomes an international currency, हम्म। we still have the same problem. यस, इस पे जो हमारे उलमा कराम हैं कि हम बड़ी हम्म, इज्जत करते हैं, तो इस पे तो वो बिल्कुल ही खामोश हैं। यानी जो है ना हम्म, फिएट करेंसी है, या डॉलर है, या इवन रुपीज है या पाउंड है, ये जो एक हम्म, नोट है कागज का, ये बेसिकली डेट सर्टिफिकेट है, ये डेट नोट है ये। यानी हम्म, इट रिप्रेजेंट नथिंग बट अ डेट। कितनी अजीब सी बात सुनने में लग रही होगी आपको। यानी हम्म, जो करेंसी हमारे पर्स में होती है, इज नथिंग, but इट कंटेन्स नो वैल्यू एक्सेप्ट इट्स टोकन ऑफ डेट। अब yeah. ठीक है, इसको वैल्यू कहाँ से मिल रही है? वैल्यू उसको इसलिए मिल रही है कि यूके गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप पाउंड में रखोगे, हम गारंटी करते हैं कि पाउंड का ये नोट आपको दुकानों में चीजें खरीदने में काम आएगा। और दुकान वाला किसी और से खरीदेगा, वो उसको देगा, होते होते इन द एंड
यूके गवर्नमेंट वो एंटिटी है कि जो इसको एज अ टैक्स आपसे ले लेगी। आपको पता है मॉडर्न मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी में जो इस नोट को जो हमारे पर्स में होता है, वो उसको जो वैल्यू दे रही है ना, वो दे रहा है इसका टैक्स में एक्सचेंज होना। वरना अब तो ना गोल्ड है, ना कॉटन है, ना सिल्वर है, ना कुछ है, कुछ भी बैकिंग नहीं है। तो अब जो पावर मिल रही है नोट को, वो ये। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ फरीदा के मजबूरी है, मजबूरी ये हो गई है कि दुनिया ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड, ओवर सेंचुरीज अब ये सिस्टम पे चल पड़ी है। वो सिस्टम ये है कि ये कागज है, ये 5 पाउंड नोट है, या ये $100 नोट है। ये $100 का एक डेट सर्टिफिकेट है कि ये आप किसी को देंगे तो आपको इतने रुपए का किसी जमाने में गोल्ड दे देता। अब चूंकि वो खत्म हो चुका है, तो बस अब जो इसको वैल्यू मिल रही है वो गवर्नमेंट ही दे रही है। जब इराक की गवर्नमेंट खत्म हुई, तो लोगों ने इराकी दिनार जो थे वो तो जलाने के लिए यूज किए। यानी वो कागज उसी तक इंपॉर्टेंट है जब तक वो हुकूमत कायम है। यानी आज अगर पाकिस्तान पे, इंडिया पे, किसी मुल्क पे कोई कब्जा कर लेता है, तो 2 मिनट में उसकी करेंसी डिवैल्यू होकर जीरो हो सकती है, क्योंकि उस कागज के पीछे तो हुकूमत थी ना, तो हुकूमत ही खत्म हो गई। तो ये एक डिलेमा है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी का। आई डोंट, इसका बहुत जवाब मुश्किल है कि हम क्या गोल्ड बैक करेंसी पे कब जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं कि गोल्ड भी दुनिया में इतना नहीं होता कि इतना गोल्ड कहाँ से लेकर आए। अगर गोल्ड को ही हम अपना करेंसी बना देंगे, तो इतना गोल्ड कहाँ से लेके आएंगे? दुनिया की इकोनॉमी एक्सपेंड करते करते आज $36 ट्रिलियन तो खाली अमेरिका का डेट है। या अगर मैं अभी, मुझे भी फिगर याद नहीं आ रही कि सर ग्लोबल ग्लोबल जीडीपी जो है पता नहीं कितना ट्रिलियन है, तो उतना ट्रिलियन का गोल्ड कहाँ से? तो ये भी एक मजबूरी है। यानी मैं इसको एक पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम निकाला गया है नोट का, इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। इसके पीछे भी कुछ हिकमतें हैं, लेकिन मैं भी चूंकि आलिम नहीं हूँ और इस हवाले से उलमा कराम भी बहुत खामोश रहते हैं, उनकी भी शायद इतना इस पर इनकी सेइंग से नहीं है कि क्या कैसे इसको ये साबित करें। तो एक इश्यू तो है ये। लेकिन कोई नई करेंसी भी आ जाएगी तो सिलसिला तो यही रहेगा कि आपको उस करेंसी की पावर, यानी उस मुल्क की पावर पे बेस करना पड़ेगा। आज आज अमेरिका जो है अपनी पावर की बेस पे कह रहा है सऊदी अरेबिया को कि यू यू कैन नॉट ट्रेड योर ऑयल एक्सेप्ट इन डॉलर। तो क्या है, अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो अभी मतलब करेंसीज की ताकत जो है ना, वो उस मुल्क की ट्रेडिंग 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 पावर, पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर उससे अटैच हो गई है, ना कि वो लिटरली गोल्ड रखे। अब गोल्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये कहना काफी है कि यार हम है ना, हम दे देंगे। यानी ये ना, ये जो जुमला है कि हाँ हम दे देंगे, हम ये इंश्योर करते हैं, इट्स एनफ नाउ। जैसे इलाके में एक बदमाश है, वो कहते हैं कि यार तुम इसको दे दो 500 रुपए, मैं कर लूंगा, मैं तुम्हें। तो आप यकीन करते हैं ना कि बाप होते हैं बदमाश है यार, ये तो अभी 2 दिन में जाएगा दुकान से सामान उठा के ले आएगा इसका, अगर इसने मुझे वापस नहीं किया दुकान से सामान ले आएगा। यानी कि वो जो बदमाशी है या मिलिट्री माइट है, वो सब चीजें मिल मिलाकर वो उस टोकन ऑफ मनी या जो 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 एक नोट है उसको एक पावर देती हैं। तो ये एक बहुत ही एक फजी सा और इनटेंजिबल सी अब एक चीज है नोट, करेंसी नोट। अनबिलीवेबल। नहीं वाकई यू राइट, इट्स अनबिलीवेबल। ये बहुत बड़ी सोशल इन्वेंशन है ह्यूमन इंसानों की, कि उसने कैसे जो है वो डेट से होते होते कागज बनाया, कागज के अंदर ही सब कुछ जो है वो शो होना। बाकी इट्स अ ग्रेट ह्यूमन इन्वेंशन। अब ये जायज है नाजायज है, इस पर भी मैं कलाम नहीं करूंगा, मुश्किल मुश्किल बात कर। थैंक यू। Subhanallah. सुभान अल्लाह। Audience, anyone any questions on what is tariffs, how it's going to impact? Yeah, please ask your questions or raise your hands or chat में भी आप कर सकते हो. So basically in a nutshell, tariffs जब अगर यूएस गवर्नमेंट टैरिफ्स लगाती है, तो वो यूएस के लोगों को जब वो प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट खरीदेंगे उस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगी, राइट? यूएस के लोग ही ये टैक्स वो देंगे पे और भरेंगे, हाँ। हाँ, तो और यूएस बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास ये टैक्स पैसा, यूएस के लोगों का टैक्स पैसा जमा होगा, उनकी रेवेन्यू बनकर वो उसके रेवेन्यू बुलाएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ मतलब अमेरिका की आमदनी तो बढ़ेगी, इससे नो डाउट अमेरिका की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन आमदनी तो बढ़ाना तो एक अल्टीमेट टारगेट तो नहीं है ना। नहीं, आमदनी कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ रही है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूँ, मैं आपके पैसे छीन लूँ आपसे सिस्टर फरहाना, और मैं कहूँ कि इससे मेरी अमेरिका की आमदनी बढ़ गई, उन्हें तो आमदनी बढ़े तो कि तुमने मेरे पर्स से क्यों तुमने चीजें छीनी है? मैं तो ऑलरेडी गरीब हूँ, मैं तो ऑलरेडी इतने हैंड टू माउथ हूँ। बेसिकली आपने आमदनी बढ़ानी तो है, ऐसा तभी मैंने वो स्लाइड थी रॉन्ग डायरेक्शन और रॉन्ग मेथड की, कि बिल्कुल। आपका ख्वाहिश तो अच्छी है कि अमेरिका की आमदनी बढ़े, अमेरिका की फिस्कल डेफिसिट कम हो, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम हो। लेकिन जो द पाथ यू हैव चोजन इज
Data, is yeah. wrong. बिल्कुल Wrong. वही ये मिडिल क्लास और ये अपने लोअर क्लास के लोग को ही लगेगा। और सुभान अल्लाह ये इसको ना ये इसके फॉलोअर्स लोयलिस्ट को क्या कहते हैं टू काम देम डाउन। ये कह रहा है कि टेक सम पेन्स नाउ, ताकि आप फिर बाद में गेन्स होंगे ना। तो ये भी स्लोगन ट्रम्प ने निकाला है। हाँ, ये हाँ लो सही बात है। हाँ शॉर्ट टर्म पेन है तो लॉन्ग टर्म गेन है। ये गेन्स, सब हाँ वो तो हाँ वो इस तरह बिल्कुल। बिल्कुल इस तो लिहाज से वो इस काइंड ऑफ कंफर्टिंग, और क्या कहते हैं उसको, दबा कर रखा है ना वो ये सेंस ऑफ नेशनलिज्म को जगाना, और वो जो है ना खून को गरमाना, ताकि आवाम जो है वो 2-3 साल के लिए बेवकूफ बन जाए। फिर 4 साल बाद तो वैसे ही ट्रम्प साहब हट जाएंगे और फिर तो कोई और प्रेसिडेंट आएगा। तो अपने 4 साल निकालो आवाम को बेवकूफ बनाकर, और फिर बाद में देखा जाएगा। तो यही है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, इट इज एग्जैक्टली हाउ इट इज या। और दूसरे मुल्कों की जैसे वियतनाम को उनको अच्छा, तो यहाँ पे अगर उनके वियतनाम के प्रोडक्ट्स अगर यहाँ पे महंगे हो जाएंगे तो यहाँ के लोग वियतनाम के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, तो वियतनाम की इंडस्ट्रीज वियतनाम बंद, की, हाँ, बंद तो होगी। और उनके वियतनाम की हाँ जो वो किसको बेचेंगे। हाँ बिल्कुल तो सो आइदर दे हैव टू वियतनाम हैज टू लुक फॉर दूसरे मुल्कों में दूसरी मार्केट मार्केट्स, हाँ, पड़ेगी उन्हें। यहाँ यूएस की जो मार्केट, यूएस के लोग उनकी जो प्रोडक्ट खरीदते थे वो कम हो जाएगा। दैट इज हाउ दे आर गेटिंग अफेक्टेड, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अमेरिका और ईयू ही बेसिकली दो बिगेस्ट मार्केट्स होती हैं किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, और ये वियतनाम हाँ हो या हम्म थाईलैंड हो। तो कभी बिल्कुल, यानी आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस कह सकते हैं कि 50%, 35% ऑफ जो इम्पैक्ट है वो वियतनाम की इकोनॉमी में पड़ेगा। इतने ही परसेंट लोग जो है वो ले ऑफ भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तो यही हुआ है ना, हाँ अभी तो उन्होंने वो भी कर दिया है, 90 डेज के लिए वो भी कर दिया, उसको और रिवर्स भी कर दिया है। और हम्म कह तो रहा था ट्रम्प कि मैं चाह रहा था कि जो जो मुझसे फोन पे बात करेंगे उनको फिर मैं यानी एक तरह से वो जो एरोगेंस होती है कि जो मुझसे हम्म फोन पे बात करेगा उसका मैं कम करता रहूंगा। चाइना ने बात नहीं की, चाइना का मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो अभी अमेरिका ने देखा जाए तो अभी करंटली जो इस वक्त नेट रिजल्ट है ना, वो ये है कि इस वक्त जो टैरिफ पॉलिसी है तमाम दुनिया के लिए दोबारा वो बिफोर ट्रम्प पॉलिसीज, बिफोर ट्रम्प डिसीजन हो गई हैं, सिवाय चाइना के। और चाइना को मुझे लगता है उसने वो 145 और 200 एक दूसरे को कर हम्म, दिया है। इन द एंड जो आज नेट रिजल्ट है वो है सिर्फ चाइना पर डाला हुआ है टैरिफ। अभी तमाम तमाम चीजें वैसे ही एज इट इज हैं जो पहले ट्रम्प के तमाम बातों से पहले थी, 90 डेज के लिए। तो सही 3 महीने बाद हम्म किसने क्या देखा है? 3 महीने बाद ट्रम्प को कोई और अटैक हो जाए, दूसरा पैनिक अटैक हो जाए, तो पता नहीं। 3 महीने तो बहुत लंबा टाइम है, क्योंकि इसको कह रहे, कुछ लोग हंसते हुए कह रहे थे इसको तो अभी आए हुए 82 दिन हुए हैं, 82 दिन। तो 82 दिन तो 90 डेज से कम ही होता है, तो उसमें उसने तो कुछ कर लिया है, तो नेक्स्ट 90 डेज में क्या व्हाट वी कैन बिलीव। सही we बात है। don't know वी सुभान डोंट अल्लाह। नो, सही बात। but or another very striking point which I take away was ये definitely declining empire की एक ये निशानी। ये अब ये बात आपने हाँ ये मैं फौरन भेजता हूँ अभी, जो ही हम खत्म करते हैं ना, मैं आपको ये हम्म रे डेलियो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत ही सेन आदमी है, और क्योंकि उम्र के एक हिस्से में पहुंच चुके हैं ना, तो अपनी तमाम चीजों को रिकलेक्ट भी करते रहते हैं, एक्सपीरियंसेस को। काफी अच्छे अच्छे आदमी है, मुझे अच्छे लगते हैं बहुत वो। तो उनका एक मशहूर किताब है, मशहूर उनका एक वीडियो है, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, वो भी भेजता हूँ शायद, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। हम्म। तो सही उस बात है, अगर जब हाँ जब कोई पावर में नहीं रहता, असल असल पावर नहीं कम हो जाती, तभी वो ज्यादा भौंकना और ज्यादा हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ट्रू बिल्कुल सो सही बात। वो ट्रू जो इट हम इज। कहते हैं उर्दू में कि जो शम्मा बुझने से पहले आखिरी बार भड़कती है ना, वो जो, यानी हम्म बिफोर बिफोर ट्रू टर्निंग डाउन, वो चमकती है बहुत तेजी से, और फिर जो बुझ जाती है। तो वही अमेरिका जो है ना, अपना आखिरी आखिरी जो है वो माइट दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल या सुभान एनीवन द अमेरिकन कॉमन मैन, हम सारे यहाँ पे अब it's going to be a struggling phase, and it's this time to propose a better solution inshallah, which inshallah बाकी जो अमेरिका में रहते हैं उनके लिए ये कोई खतरे की बात नहीं है कि अमेरिका कोई थोड़ी वो बुझ जाएगा। तो यूके है, यूके इतने अरसे तक वर्ल्ड पावर रहा, तो आज भी तो यूके है ना, तो यूके थोड़ी खत्म हो गया। तो मतलब कभी कभी हम समझते हैं कि अमेरिका शायद एक्सटिंग्विश हो जाएगा, वो वर्ल्ड मैप से हट जाएगा। नहीं, अमेरिका है एक एक बहुत बड़ा मुल्क रहेगा। इट विल स्टिल बी अ वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। यानी हम बहुत इसको दिल पे ले रहे हैं, यानी अमेरिकन बहुत दिल पे ले रहे हैं इसको, कि हम चाइना से हार जाएंगे। चाइना से हार भी जाओगे तो तुम दुनिया के सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाओगे, तुम दुनिया के वर्स्ट इकोनॉमी नहीं बन जाओगे, तुम सेकंड इकोनॉमी बन जाओगे। तो सिर्फ ये तुम्हारा वो मसला है, ईगो का इशू है कि, position और आप जो पोजीशन का इशू। और अमेरिकन पीपल है उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अमेरिकन पीपल, अगर उनको अच्छी टैक्सेशन दी जाए, सही तरीके से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन दी जाए, और जिस तरह फिजिकल डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट दुनिया भर में है, फिजिकल डिसिप्लिन का, क्या आपके रेवेन्यूज ऊपर हों, एक्सपेंडिचर्स कम हों, और आपके डेट लेवल जो है वो एक विद इन द रीच हो,
तो हर मुल्क वो तरक्की कर सकता है, तो अमेरिका स्टिल कैन डू बेटर, नो इशू। लेकिन ये कि वो जो ईगो है और जो न्यू लिबरल पॉलिसीज हैं और क्रूनी कैपिटलिज्म है, इससे बाहर निकलना होगा। बिल्कुल, that's exactly what I think we should spread the message, and yes, yeah, inshallah, absolutely. Yes, Sister Azra ne, has given very good comments as well. Sister Azra, Jewish lobby in America is destroying American economy to lessen its power. And Israel is becoming a superpower economically, militarily. This is thought true. हाँ, तो do you think this is a planned Jewish lobby का इसमें हाथ है? हाँ, ये कुछ लोग लड़कों ने, दोस्तों ने मुझे ये कहा भी है कि अब चूंकि इसके लिए वो फैक्ट्स डेटा नहीं होता, तो ये एक मतलब हम ये बात कर तो सकते हैं, लेकिन चूंकि अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि कोई खबर मिल जाए या कोई हमारे फैक्ट, लेकिन देखिए हम जानते हैं कि इस वक्त जो है वो, जिस तरह इकबाल ने भी कहा था ना कि फरंग की जान पंजाए यहूद में है, यानी उस जमाने में इकबाल ने कहा था कि अंग्रेजों की जान जो है वो यहूदियों के पंजों के अंदर है। जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो पूरा यहूदियों के हाथ में है, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, कुछ भी हो, तमाम बड़े बैंक हैं, वेल फार्गो, ये वो। तो ये है, ये इसमें इनकार नहीं है। इसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि व्हेन Jews आर प्लानिंग टू शिफ्ट द वर्ल्ड पावर, यानी ये इनके हाथ में है कि जब चाहे वॉल स्ट्रीट के अंदर रिसेशन ले आए, जब चाहे वॉल स्ट्रीट के अंदर जो है वो बिल्कुल डिजास्टर ले आए और बिल्कुल अमेरिका को अपनी नीज पे ले आए। तो मुझे लगता है, देखिए ट्रम्प जो है ना वो थोड़ा बहुत ज्यूस के साथ भी काफी रहता है, यानी वो नहीं है, अ, काफी अवेयर और अलर्ट रहता है विद जूस। यानी ट्रम्प की बात कर रहा हूँ कि न्यू कॉन्स जो होते हैं ना, न्यू कॉन्स, ये न्यू कॉन्स इसराइल से खाली इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इन्हें ये पता है कि इसराइल स्ट्रांग होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम नीचे आएंगे, यानी कि इनकी सेकंड कमिंग है ईसा अलैहिस्सलाम की। यानी इनकी इसराइल से मोहब्बत इसलिए नहीं है कि दे लव इसराइल फॉर फॉर समथिंग एल्स, उन्हें सिर्फ इसलिए है कि इसराइल ताकतवर होगा, यहाँ पर दज्जाल वगैरह आएंगे तो हमारे ईसा सलाम भी आएंगे और हम सब मिलके इनको मारेंगे, यहूदियों को मारेंगे, यानी वो सबको ही मारेंगे, यानी कि ईसा सलाम आ जाएंगे सेकंड कमिंग जो है उसमें वो सबको मारेंगे, मुसलमानों को भी मारेंगे और जीवस को भी मारेंगे, और हम जो ईसा के मानने वाले ईसाई क्रिश्चियन न्यू कॉन्स हैं वो प्रिवेल करेंगे वर्ल्ड में। तो बेसिकली जो अक्सर अक्सर ये जो करते हैं सपोर्ट इसराइल को, वो उसके पीछे इनकी हेट्रेड भी है, यानी हेट्रेड है कि चलो इनको बनने दो, इनको 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 ज्यूइश स्टेट बनने दो, ताकि ये बनेंगे तो हम इनको बाद में मारेंगे। क्योंकि देखिए अब एक चीज नोट कीजिए कि जो भी अच्छा ईसाई है, जो कि ठीक है मुसलमान नहीं है लेकिन ईसाई है, वो समझता है कि यहूदियों ने ही ईसा सलाम को जो है वो मसलूब किया उनकी तई, यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग में, हाउ दे कैन लव अ जूइश पर्सन। ये तो उनके दिल में ही नहीं है कि भाई वो कैसे एक, जब वो खुद कह रहे हैं कि ज्यूज ने इनको माजल्ला माजल्ला कितना गंदा इल्जाम लगाकर जो है वो ईसा सलाम की वालिदा के वाले से इल्जाम लगा के जब मसलूब किया, कैसे एक जीव जो, कैसे एक पक्का क्रिश्चियन मोहब्बत कर सकता है जीव से। तो मगर ये सब ये छुपा के रखते हैं, एंटी सेमिटिज्म दिल विल में रखते हैं, और एक ग्लोबल फैशन बन गया है कि आपने ये बोलना नहीं है, फलानी है, उसका वो ख्याल रखते हैं, लेकिन अंदर से वो दिल में इनके यही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रम्प जो है ना काफी होशियार रहता है इस हवाले से, क्योंकि बात जुमले आपने देखे होंगे। अभी वो अर्दगान के बारे में कह रहा था, जब ये साथ में बैठा हुआ था ना, कमीना शख्स जो बैठा हुआ था नेतन्याहू, अभी जो सेकंड सेकंड दूसरी बार जो आया है वो अमेरिका, तो कह रहा है कि हाँ तुम्हें कोई मसला हो ना अर्दगान से तो बताना मुझे, कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अर्दगान, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। हाँ अल्ले से until तुम रैशनल रहो, तुम ना रीजनेबल रीजनेबल रहो तुम। यानी ऐसा जुमला कोई और प्रेसिडेंट नहीं बोल सकता एक एक नेतन्याहू से, डरते हैं। लेकिन इसने बाकायदा काफी काफी मतलब स्टाइल से बोला कि तुम ना एज फार एज यू आर रीजनेबल आई कैन हेल्प यू। तो वो भी बिल्कुल ना गीदड़ की तरह बिल्कुल खामोशी से हंस रहा था ये नेतन्याहू। मैंने बहुत कम देखा है नेतन्याहू को इतना दबका हुआ और भीगी बिल्ली की तरह बैठा हुआ। न्यू कॉन्स जो है वो इतने भी लविंग नहीं है फॉर ज्यूज। लेकिन आपकी बात सही है कि वो ज्यूज भी जो है ना वो अपना अल्टीमेट वॉर, अल्टीमेट जो है जो नहीं है, फाइनल मेन्यूवर वो करेंगे जरूर। Subhanallah. Yeah, so it's a big game going on. बिग गेम गोइंग ऑन, सही बात। Yeah, तो हमें subhanallah. इस पे आपके लिए और सिस्टर फरीदा के लिए कि भाई हम अपना कुरान से रिश्ता मजबूत रखें, और कुरान की तिलावत उसको तशरीह से पढ़ना, और प्लस जो इस कुरान का सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको एक रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में इन कंपैरिजन स्टडी करना, और उसका पहले तो खुद दिल से अपने मुतरफ होना, अपने दिल में ईमान लाना कि वाक़तन अल्लाह की बात सबसे बड़ी बात, सबसे ऊंची बात है, और उसके बाद फिर दुनिया में इसको प्रमोट करना। तो ये हमारा काम होना चाहिए आने वाले दिनों की। Inshallah, inshallah. इंशाल्लाह। Jazakallahu khairan, Brother Waqas. Subhanallah is a very
very informative session. Inshallah, we will put it on our YouTube channel as well. And please आप लोग अपने friends and families में ये भेजें भी, ताकि because काफी terminology and काफी details भी हैं. So बिल्कुल। आप भी I think all of us should listen to all this lecture once again, so we get more points, talking points, or we understand more क्योंकि economic. इंशाल्लाह जो हाँ। अगली बार होगी वो काफी सीरियस टॉपिक शुरू होने वाले हैं, मुश्किल टॉपिक्स है, क्योंकि अब हम बैंक के अंदर जो रेगुलेशंस होती है ना, उसके जो एक जार्गन्स हैं उनमें जाएंगे। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की आसानी से, लेकिन स्टिल जो माजी की प्रेजेंटेशंस हैं उनको आप तमाम स्टडी कर लें, पढ़ लें, तो बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। Inshallah. Yeah, inshallah, exactly. And even our youth, please make our youth also listen all this. Hamare youth, these are the kids who are going to be next 50 years of their life. Inshallah, they're going to be spending on this planet. So they better start their careers with knowing कि क्या चल रहा है ना दुनिया में. तो अपने बच्चों को भी ये सुनाएं and discuss with them and start this political economic awareness at homes and in your communities. So inshallah, and Brother Waqas is here for any questions. So anytime, any questions you have, please feel free to reach out to us and we will बिल्कुल, get it answered. व्हाट्सएप में आप सवाल कर सकते हैं। We'll get his answer, inshallah. All right. So I think that's from my side. Safaida, anything else you wanted to add? Yeah, just wanted to add to that, that all the youth and adults also should look at the Find Your Truth courses, and please start that. They're open, reach out to us. We will put the Sister Shazia, you can contact her, because basically, just say, brother said that, it's the Iman. If you've got that, you are stable in this world. Otherwise, everything is uncertain. You're going to get pushed this way, pushed that way. So Right. Find Your Truth courses enable you to be very, very close to Allah Ta'ala. And that's what we all need in these troubled times. So please reach out. We are here to service you. Jitne jo young people hain, we'd like them more and more on course. Anybody is welcome. Please reach out to us. Inshallah, we will do our best to serve you. Inshallah. Jazakallahu khair, Sister Safaida. Yeah. So, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And Jazakallahu khair, Brother Waqas, once again for your time. And Assalamu alaikum. वालेकुम।